प्रोस्पेक्टिंग ट्रेनिंग, कि हम प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। इस बारे में जब अभी हम चर्चा करते हैं तो बड़े सब लोग खुश होते हैं, क्योंकि पता होता है कि हम लोग बात सेल्स की कर रहे हैं, मतलब कोई चीज बेचने वाली हम कर रहे हैं, और वो ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। और साथ में सीखने के बाद हमको पता है कि हमको क्लोजिंग कैसे करनी है। आखिर बात पैसे से जुड़ी है, सबको मजा भी आता है, क्योंकि हम बिजनेस एग्जैक्टली इसी के लिए करते हैं। पर दोस्तों, हर चीज स्किल्स के ऊपर डिपेंड होती है। मतलब हम हमेशा, सर भी ये चीज बोलते हैं, जितने हमारे मेंटर्स है वो हमको बार बार ये चीज बताते हैं कि एक इंसान अगर सही तरीके से सिस्टम को फॉलो कर दिया जाए, और अगर उसके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाए, तो वो उसके लिए हर चीज आसान हो जाती है। और एग्जैक्टली ऐसे ही प्रोस्पेक्टिंग एक टाइप की ऐसी स्किल है कि अगर उसको सीखा जाए तो वो चीज बड़ी आसान हो जाती है। अगर किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अगर बड़ा हार्ड लग रहा है, और ये स्किल अगर उसने सीखा, तो ऐसी कई स्किल में से एक स्किल शायद ये हो सकती है। बट एक ऐसी स्किल है, अगर इसको सीखा जाए और अगर इस पे अप्लाई किया जाए, इसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो किया जाए, तो ये बड़ा मजेदार गेम बन जाता है। तो हम बार बार जब हम जोई वेलनेस की बात करते हैं, हम बात करते हैं हमेशा 8 हमारे सेगमेंट्स की। बट आज थोड़ा सा डिफरेंट, कि उसको जो हमारे सारे प्रोडक्ट्स है, मतलब सारे हमारे सप्लीमेंट्स है, उन सारे सप्लीमेंट्स को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, इस बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और क्योंकि मैं जानता हूँ पिछले सेशन में सब लोग खुश हो गए थे, क्योंकि सर ने इतनी शानदार सी बातें हमारे सामने रखी है कि कैसे कैसे चीजें हमने यूज करनी चाहिए, कैसे स्ट्रेटेजीज हमने यूज करनी चाहिए। हमने लास्ट टाइम सोच और मानसिकता के बारे में डिस्कशन किया था कि फॉलोअप क्या है। तो फॉलोअप एक सोच है, फॉलोअप एक माइंड सेट है, फॉलोअप एक मानसिकता है। हमने ये डिस्कस किया था कि 10 में से 6 लोगों को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, वो सब एक स्ट्रैटेजी है। अगर आप सही तरीके से यूज करेंगे उस स्ट्रैटेजी को, तो कितनी आसान है फॉलोअप करना, और कितना आसान है किसी को क्लोज करना, हमारे बिजनेस में लाना, या अपनी राय उनके सामने रखना, और उनके फिर जितने रिव्यूज है उसको जानना। बट हमने और एक चीज देखी थी पिछले सेशन में, अगर आप उसको याद होगा आपको, या फिर आपकी डायरी में नोट डाउन होगा, तो आपने एक चीज और देखी है कि हमने अलग अलग तरीके से फॉलोअप देखे। चाइनीज फॉलोअप्स कैसे होते हैं, चाइनीज में किस तरीके से वो लोग फॉलोअप करते हैं, या फिर अमेरिकन फॉलोअप कैसे होते हैं, या इंडियन फॉलोअप। बड़े फेयर है, क्योंकि एक दूसरे के साथ रिलेशन होते हैं, तो हम हमारे चाचा है, मामा है, और इन सबको सामने रखते हुए हम फॉलोअप करते हैं, फिर वो लोग मान ही जाते हैं हमारे बिजनेस के लिए। तो ऐसे अलग अलग हमने तरीके देखे थे। बट हम ज्यादातर बार इस बारे में चर्चा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब हम किसी के घर में जाए, तो उसको तुरंत ज्वाइन कैसे करें। तो पिछला सेशन जितना इंटरेस्टिंग था, मैं समझता हूँ, मैं सब लोग जो आज हमारे एसोसिएट है, जो आज ज्वाइन हो रहे हैं, लीडर्स भी शायद हमारे साथ में है, मैं उनको जरूर ये चीज बताना चाहता हूँ कि इस सेशन उससे भी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम डायरेक्ट इसी बात को सीखने वाले हैं कि किस तरीके से सेल वैल्यू को कैसे बढ़ाया जाए। मतलब सीधा सीधा अगर सादे शब्दों में बात किया जाए, तो ज्यादा से ज्यादा सेल कैसे निकालेंगे, या कैसे ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग हम निकालेंगे, और इस बारे में चर्चा, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा होने वाली है। वैसे तो बोलते हैं कि फॉलोअप क्या है, फॉलोअप रिमूव द ऑब्जेक्शन इज फॉलोअप। एक लाइन में फॉलोअप को कैसे बता दिया जाता है कि रिमूव किसी भी व्यक्ति के, आप जब अपना प्रपोजल रखते हैं, और वो प्रपोजल के बारे में जब आप किसी से रिव्यू करते हैं, उसके बाद में वो जो ऑब्जेक्शन है जो वो करता है, और उस ऑब्जेक्शन को क्लियर करना, उसी को फॉलोअप कहते हैं। मतलब सिंपल लाइन है कि रिमूव द ऑब्जेक्शन इज फॉलोअप। बट कभी कभी ऐसा है कि फॉलोअप में आप सिर्फ ऑब्जेक्शन को रिमूव नहीं करते, तो ऑब्जेक्शन के साथ में कभी कभी प्रभाव डालना होता है। आपका प्रभाव ही डिसाइड करता है कि आप सामने वाले व्यक्ति को हमारे व्यवसाय के लिए कैसे तैयार करते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, शायद हम लोग किसी को कोई चीज बेच के तो आ जाते हैं, बट उस व्यक्ति को वहीं पे भूल जाते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितना हमारे लिए सेल जरूरी होता है, उतना वो व्यक्ति भी इंपॉर्टेंट होता है। कि पता चलता है कि कभी हम सेल तो निकाल के आ गए हैं, बट हम व्यक्ति को वही भूल गए हैं, और व्यक्ति हमारे साथ नहीं आया। हम तो दोनों चाहते हैं, हम चाहते हैं सेल भी हो, हमारा प्रोडक्ट भी सेल हो, और उसके साथ वो पर्सन भी हमारे व्यवसाय में आगे आने के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसी कई स्ट्रेटेजी जो है, इस बार ये शानदार सेकंड सेशन में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं बिल्कुल वक्त नहीं बिताऊंगा, क्योंकि मैं भी सर को सुनने के लिए आया, और बहुत सारी चीजें जो सर से जानना ही है। और तारीफ कितनी भी की जाए तो कम ही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो इतने साल का एक्सपीरियंस, लगभग 29 साल अपने जीवन में जिन्होंने दिए हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए, और साथ में अपने जीवन का सब कुछ देने के बाद में जब उनको ये बात समझ में आई कि किस तरीके से मैं ज्यादा से ज्यादा लोग को इंस्पायर कर सकता हूँ। और आज तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरे पास शायद शब्द कम पड़ जाएंगे उनके बारे में। बट जब भी वो आते हैं मुस्कुराहट के साथ में, बड़े खुश हो जाते हैं हम सब लोग, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट ही हमारे लिए काफी है। और आज तो ऐसे स्ट्रेटेजी या फिर ऐसा फॉलो हम सीखने वाले हैं, कि मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो सब लोग तैयार अगर है, तो हम लोग जल्द से जल्द सर को बुलाया जाए। तो मैं चाहता हूं कि जब भी हम सर को बुलाएं, एक बार जोरदार तालियों से हम चाहेंगे सर का स्वागत करें। सो प्लीज वेलकम आवर फाउंडर एंड ऑथर मिस्टर एन शाह सर। एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें सर, प्लीज प्लीज वेलकम सर।
हम चाहेंगे सर हमारे साथ ज्वाइन हो। शायद किसी टेक्निकल रीजन की वजह से सर हमारे साथ जुड़ेंगे जल्द से जल्द। बट जैसा कि हम लोग जैसा डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों सब लोग कि आज फॉलोअप्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अपने डायरी और पेन निकाल लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। पिछले वीक में हमने देखा था कि किस तरीके से हम 10 में से 6 लोग को ज्वाइन करें, या फिर माइंडसेट की बात हमने की थी। आज हम सीखेंगे कि सेल्फ क्लोजिंग, जब मैं पर्सनल किसी के पास जाऊं तो मैं सेल्फ क्लोजिंग कैसे करूं। और हम लोग यही चर्चा हमेशा करते हैं कि सेल्फ क्लोजिंग माइंडसेट क्या होता है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मैं क्यों किसी को ज्वाइन करूं या क्यों किसी को प्रोडक्ट के लिए मजबूर करूं, बट ऐसा नहीं है। कभी कभी सेल्स में बहुत सारी चीजें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। दुनिया का हर चीज ही सेल होते हैं। सर ही हमको हमेशा सिखाते हैं कि दुनिया का हर चीज, मतलब एक बच्चा जो होता है, शायद आपके भी बहुत सारे मतलब ऐसे लड़के होंगे या आपकी बेटियां होगी, आपके बेटे होंगे, जितने भी लोग शायद हमको सुन पा रहे हैं। और कई बार वो हमको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि पिताजी ऐसा है कि अगर मैं ये इतने नंबर लेके आऊंगा तो फिर मुझे ये मिलेगा क्या। या फिर पिताजी अपने बच्चों को कन्विंस कर रहे होते हैं कि बताइए पिताजी अगर मैं ये चीज इतने मार्क्स लेके आऊंगा तो मुझे साइकिल मिलेगी क्या। या फिर जो भी हम लोग करते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजों में हम लोग इनडायरेक्टली कन्विंस कर रहे होते हैं घर में। बट ये बात जब हम प्रोफेशनली करते हैं तो थोड़ा सा डर लगने लगता है कि शायद मुझसे हो पाएगा कि नहीं। बट जबकि हम लोग बचपन से सेल कर रहे होते हैं, बचपन से हम लोग फॉलोअप्स कर रहे होते हैं। कभी हमारे दोस्तों के साथ हम फॉलोअप करते हैं, हमारी वाइफ के साथ हम फॉलोअप करते हैं। बहुत बार हम लोग अलग अलग विषय में फॉलोअप की चर्चा करते भी। और पिछले वीक में तो हमने शानदार तरीके से ट्रिपल एफ रूल को भी देखा है कि कैसे फील फेल फाउंड इस रूल्स को इस्तेमाल करके, या फिर आप अपने थर्ड पार्टी अप्रोच का इस्तेमाल करते किस किस तरीके से बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हमने देखी है। बट मैं चाहता हूँ कि आज बहुत सारी चीजें हैं जो सर के माध्यम से आज हमको सीखने का ये मिलने वाला है। तो बिल्कुल समय नहीं बिताएंगे, सर शायद हमको जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे ही। और अनिकेत। हम सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सोई वेलनेस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? सर फाइन फाइन, सब लोग एकदम खुश है सर, आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। अरे, मैं भी आप लोगों से मिलके बहुत खुश हो जाता हूँ। सर। और जैसा आपने इतने अच्छे से ये एक्सप्लेन कर रहे थे आप क्लोजिंग, और सर। जो हम सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस में है और फॉलोअप और क्लोजिंग ही सबसे बड़ी चीज़ है। डेफिनेटली ये एक ऐसा स्किल है कि एक बार इसमें अगर आदमी कामयाब हो जाए तो ज़िंदगी बस उसके बाद फिर कभी रुकती नहीं है। सर सफलता फिर ऐसे रॉकेट की तरह आगे बढ़ती है। बढ़ती है। आज मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। बहुत सारी से मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूंगा, जिसमें कि पहली चीज़ है कि क्लोजिंग ऑन द स्पॉट। क्लोजिंग को सर। इमीडिएट कैसे आप करें, मतलब आप प्लान दिखाएं, उसके बाद आदमी पैसा आपको दे दे। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि भाई क्लोजिंग तो ठीक है ऑन द स्पॉट हो, मगर सबसे बड़ी बात है कि जो अमाउंट है जिसके बारे में हम 16,000 की बात करते हैं, और हम 16,000 के बजाय 8,000 की ज्वाइनिंग लेके आ जाते हैं, तो ये बल्कि 16,000 के बजाय हमें तो होना चाहिए कि भाई हम 48,000 की ज्वाइनिंग उठाएं। तो इसके ऊपर बहुत अच्छे से बात करनी है कि भाई कोई चीज़ सस्ती या महंगी कब होती है, क्यों होती है ना। तो मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति का डर ख़त्म कर दें हम, जो व्यक्ति जिसको हम लेके आ रहे हैं उसको बहुत सारे डर होते हैं कि वो उससे कर पाएगा नहीं कर पाएगा क्या होगा। तो एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है, मैं शुरुआत एक स्टोरी से करता हूँ और उसके बाद फिर हम इसे सर। आगे बढ़ते हैं। एक सेल्स टीम की ट्रेनिंग क्लास चल रही थी। तो उसमें जो मेंटर था, जो जो ट्रेनर था, उसने एक सेल्स पर्सन को खड़ा किया जो बड़ा यंग था, जवान था, बड़ा जोशीला था। और उससे उसने कहा अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि भाई 10वीं मंजिल से आपको कूदना है, 10वें माले से, और उसके बदले में आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा, तो क्या तुम कूदोगे? तो उसने कहा साहब क्या बात कर रहे हो, मतलब जान है तो जहान है, मैं करूंगा क्या ऐसे पैसे का जब मैं मरी जाऊंगा 10वें मंजिल से। तो उसने कहा ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि भाई तुम्हें 10 करोड़ मिलेंगे और हम जो नीचे हैं 20 फीट ऊंचा एक आपको एयर बैग रखेंगे जिस पे आप कूद सको, और वहाँ पे 50 ऐसे लोग होंगे जो सेफ्टी गार्ड होंगे जो किसी भी तरह से आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे या आपको नुकसान नहीं होगा, तब कूदोगे क्या? तो उसने कहा तब मैं कूद सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति 10 करोड़ में पहले नहीं कूदना चाहता था, अभी वो क्या है कि कूदने को रेडी है, क्योंकि उस क्या हुआ
सेफ्टी बैग, हमने उसकी सुरक्षा का इंतजाम कर दिया। तो जब कोई प्रोस्पेक्ट क्यों मना करता है, उसके पीछे साइकोलॉजी यही है कि उसे किसी तरह का कोई डर रहता है। अगर आप उस डर की को ख़त्म कर दें, जैसे 10वें माले से कूदने का, 10वीं मंजिल से कूदने के लिए उसका डर ख़त्म हुआ कि भाई नीचे सेफ्टी है, आपको एयर बैग है इतना बड़ा 20 फीट का, तो उसमें आप कितने भी ऊपर से कूदेंगे तो आपको चोट नहीं लगेगी। तो ये बहुत बड़े कमाल की चीज़ है जो जिसको हमें समझना होता है, और यही वो चीज़ है जिसको डायरेक्ट सेलिंग में अक्सर यूज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है कि हम स्क्रीन देख रहे हैं क्या? यस सर, क्लियर। वेरी गुड। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आज पिछली बार जो हमने समझा था, करीब हमने 18-19 स्लाइड पिछली बार थी, और आज भी करीब 12-15-13-14 स्लाइड्स हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसको इन टाइम कवर कर लेंगे, सर। क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा है, इतनी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि सब कुछ इसी टॉपिक में है। आज मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाला हूँ कि किस तरह से क्या क्या क्लोजिंग्स में कितने एग्जाम्पल से आप किसी को, और अगर आप इसमें इसमें इसको आप इसको याद कर लें, इसको आप समझ लें और इसको अपनी क्लोजिंग में यूज़ करना शुरू करें, तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी व्यक्ति आपको मना कर पाएगा। आज इतने कमाल का ये सेशन होने वाला है। तो इस सेशन में कहानियाँ बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने अभी एक स्टोरी आपको बताई कि डर जो है वो, अब ये स्टोरी आपको याद रखनी चाहिए कि भाई जब कोई आदमी कहे कि किस तरह से, तो सर आप समझिए कि क्यों ऐसा करना है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि क्या 16,000 ज़्यादा है, महंगा है? इस पे आज हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि 16,000 या 32,000 या 64,000 या 50,000 या 1 लाख, देखिए डायरेक्ट सेलिंग में आज की डेट में 3-3 लाख की ज्वाइनिंग होती है, और एथिकली ज्वाइनिंग है। मैं इन्वेस्टमेंट प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी कीमत ही इतनी है, कोई मशीन बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कंपनी कितना कुछ बेच रही है ना। तो अब जैसे कुछ ऐसी कंपनी है जो एक ऐसे इतना इतना पैकेज बेचती हैं, जो उनका कॉम्बिनेशन पैकेज है जिसकी वैल्यू 50-60 हज़ार हो जाती है, तो वो भी बेचती हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो शायद 2,000 में भी नहीं बेच पाते। एक सवाल मुझसे पूछा जाता है कि सर अगर हमारी ज्वाइनिंग कम हो जाए तो ज़्यादा ज्वाइनिंग नहीं हो जाएंगी क्या? तो मैं एक साथ, ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, और ये साइकोलॉजिकल है। देखिए, अगर ऐसा होता है कि ज्वाइनिंग कम करने से या प्रोडक्ट की कीमत कम करने से ज़्यादा बिजनेस होता, तो शायद आज 1,000 रुपये की ज्वाइनिंग ही वाली कोई कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होती है, या हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी होती है। तो सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि इंडिया की भी जो टॉप कंपनियां हैं, जो टॉप बिजनेस कर रही हैं, जो सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं, वो अपना पैकेज कितने का बेच रही हैं। तो आपको समझ में आएगा कि उनका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, सस्ता नहीं है। बात सस्ते और महंगे की है ही नहीं, बात है वैल्यू की, कि आप जो भी पैसा आप लेते हैं उससे वैल्यू दिखा पाते हो या नहीं दिखा पाते। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि मेथड ऑफ 100% ज्वाइनिंग ये कैसे होती है, आज हम इस पर बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे माइंडसेट, 16,000 का माइंडसेट क्या होता है, या महंगा प्रोडक्ट बेचने का माइंडसेट क्या होता है। अगर ये माइंडसेट आपने बना लिया तो फिर बहुत छोटा दिखेगा आपको। फिर 16,000 का जो रिजेक्शन होता है उसको कैसे हमें हैंडल करना है, इसका एक यहाँ पे समाधान होने वाला है। 16,000 सस्ता कैसे हम बता सकते हैं, इसकी बहुत सारी आज टेक्निक और बहुत सारी कैलकुलेशन मैं बताने जा रहा हूँ आपको। एक स्टोरी है, और बहुत प्यारी स्टोरी है, मैं बहुत बार सुनाता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक फैक्ट्री में एक मशीन ख़राब हो गई। बहुत महंगी मशीन थी, इम्पोर्टेड मशीन थी, करोड़ों की मशीन थी। तो पहले तो ये होता है, हर फैक्ट्री में उसके इंजीनियर होते हैं, मैकेनिक होते हैं। तो पहले तो उन्होंने ट्राई किया है, 2-4 दिन जब ट्राई करके वो नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपने शहर के सबसे जो एक्सपर्ट आदमी था उसे बुलाया। उसने पहले मशीन को चेक किया, पूरा चेक करता रहा। चेक करने के बाद उसने 2-3 घंटे लगाए चेक करने में। चेक कर लिया, देख लिया, और उसके बाद उसने एक जगह पे अपना एक हथौड़ा लिया और उसको खूब ज़ोर से उसने उस जगह पे हिट किया, और उसने कहा मशीन स्टार्ट करो। तो मशीन स्टार्ट हो गई। अब मशीन स्टार्ट हो गई तो कमाल हो गया, सब बड़े खुश हो गए, भैया वाह मज़ा आ गया, ये तो मशीन स्टार्ट हो, क्योंकि फैक्ट्री का काम रुका हुआ था उसकी वजह से सारा। मालिक
कितने पैसे पूछे तो उसने कहा 10,000 रुपये। मालिक बड़ा हैरान हुआ, नाराज़ भी हुआ और चिल्लाया भी, भाई ऐसे थोड़ी होता है कि तुमने एक हथौड़ा मारा उसके 10,000 ले लोगे, ऐसा करो इसका बाइफर्केशन, तो मतलब बिल बना के दो कि क्या है 10,000। तो उसने लिखा कि देखो, उसने अपना बिल भेजा और बिल में जो उसने बिल भेजा तो उसमें लिखा हुआ था कि हथौड़ा मारने का तो 1 रुपया है, कॉस्ट ऑफ 1 रुपी ओनली हथौड़ा, बट हथौड़ा कहाँ मारना है इसके 9,999 रुपये है। तो फिर मालिक ने वो पेमेंट कर दी। तो क्यों कोई पेमेंट करता है, इतनी महंगी पेमेंट कोई किसी ने क्यों की, इसको समझिए। क्योंकि उस व्यक्ति ने उसे सॉल्यूशन दिया, उसे हल दिया, उसकी प्रॉब्लम का समाधान किया। तो मालिक को समझ में आ गया कि बात यह है कि मेरे भी मैकेनिक इतने सारे थे, उन्हें यही तो नहीं पता था कि करना क्या है। तो जब आप किसी को सॉल्यूशन देते हैं, किसी को उसका हल देते हैं, तो पैसे की कोई कीमत नहीं रह जाती, पैसा कोई वैल्यू नहीं रहता। वैल्यू रहता कि आपने उसकी क्या मदद की, उसकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू डाल दी, उसकी ज़िंदगी में क्या हेल्प की। तो ये एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है कि हथौड़ा कहाँ मारना है ये पता होना चाहिए कि भाई ज़िंदगी में हथौड़ा कहाँ मारना है, उसकी ज़िंदगी को जिसे आप बिजनेस में ला रहे हो। एक चीज़ बोली जाती है, दुनिया में कोई भी चीज़ सस्ती या महंगी नहीं होती, सिर्फ हमारी वैल्यू दिखाने की क्षमता या कम या ज़्यादा होती है। मतलब ये है कि हम वैल्यू दिखा भी पा रहे हैं या नहीं। एक आदमी छोटी सी चीज़ को कितना बड़ा दिखा सकता है, एक हथौड़े की कीमत को उसने दिखाया जैसे, है ना। इसी तरह से कई बार हम वैल्यू ही नहीं दिखा पाते तो लोग वैल्यू नहीं समझ पाते हैं और फिर कहते हैं यार ये तो महंगा है या ये तो ज़्यादा है। डायरेक्ट सेलिंग में जो व्यक्ति क्लोजिंग करना सीख जाए वो कभी फेल नहीं होता। इस बात को जितना समझा जाए उतना कम है कि बस एक ही चीज़ है कि क्लोज, आप कैसे क्लोज करें। एक बहुत प्यारा शेर है, सफ़र में देखिए, ये क्लोजिंग एक मुश्किल काम लगता है और सस्ता बेचना भी हो सकता है कि आपको लगता हो माइंड सेट है कि सस्ती चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, ऐसा नहीं है। सफ़र में मुश्किलें हों तो हिम्मत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें हों तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। कहने का मतलब ये है कि सस्ते 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 होते जाओगे तो कोई भी नहीं खरीदेगा, छोड़ के चला जाएगा। जब आदमी किसी से बोलता है कि भाई ये 100 रुपये की चीज़ है, तो आदमी बोलता है 50 की दोगे क्या? फिर आप बोलते हैं 50, तो कहते नहीं भैया इसे इससे भी कम कुछ दोगे क्या? मगर जब ना बिकने पे आओ तो फिर कीमत और बढ़ती है। तो आपको ध्यान रखना है कि सस्ता बेचने से कुछ नहीं होता है। बेचना है तो चीज़ों को अपने कॉन्फिडेंस के साथ बेचो। तो ये एक बात है जिसको समझने की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं टॉप ऑब्जेक्शंस, जो सबसे बड़े ऑब्जेक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और इसको हम एग्जाम्पल से इनका क्या सॉल्यूशन है इसको भी समझेंगे। तो इस बीरबल की एक बार अकबर को बहुत बड़ी शिला थी वो, तो उसे गिफ्ट करने के बाद राजा को भी समझ में नहीं आया अकबर को कि ये है क्या, भाई क्या करूं मैं इसका। पत्थर था वो, तो बहुत बड़ी शिला थी, और दरबारी बड़े मजाक उड़ा रहे थे कि साहब आपको तो इस बार देखिए क्या दे दिया। मगर बीरबल, क्योंकि बीरबल थे, तो उन्होंने कहा साहब आप ऐसा कीजिए, मुझे 2 दिन का समय दीजिए। और उस पत्थर को ले जाके वो 2 दिन के लिए कहीं चले गए, और उसके बाद जब आए तो एक बहुत खूबसूरत सा घोड़ा की जो आकृति थी, मूर्ति, वो लेके आए। तो राजा ने कहा, अकबर ने, कि भाई ये तो बड़ी खूबसूरत चीज़ है, बड़ी महंगी भी होगी। तो बीरबल ने कहा साहब ये वही चीज़ है जो वो पत्थर आपको किसी ने दिया था, बस ये था कि मैंने उसके ऊपर से, इस घोड़े के ऊपर से जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी, मतलब वो हटा दी है, और ये इतनी खूबसूरत चीज़ इसके अंदर थी। तो सब हैरान रह गए। तो होता ये है कि कोई भी चीज़ सस्ती या महंगी सिर्फ दिखाने की चीज़ है। बीरबल ने उसी जो पत्थर की जो शिला थी, जो बड़ा सा पीस था, उसमें से इतनी खूबसूरत मूर्ति निकाल दी और वो अनमोल हो गई, और पहले वो चीज़ ऐसी ही थी। तो आपको बस क्लोजिंग में यही करना होता है। ऑब्जेक्शन का भी मतलब यही है कि जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको आपको किस तरह से अपनी चीज़ को खूबसूरत
से पेश करना होता है। पहली चीज़ है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, जो पहला ऑब्जेक्शन आता है, टाइम नहीं है। तो रिप्लाई क्या है, आप सही बोल रहे हो। ये फिर फील फेल्ट फाउंड का जो फॉर्मूला है उसी से आगे बढ़ेंगे और हमेशा उसी से आगे बढ़ेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, टाइम किसी के पास नहीं होता। पहले आप उसे देखिए, ट्रिपल सी में भी एक फॉर्मूला होता है, कनेक्ट कीजिए, कन्वे कीजिए और कन्विंस कीजिए। तो पहले कनेक्ट तो कर लो। कनेक्ट का मतलब है कि भाई पहले उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, मतलब उसके साथ अपनी बात आए रखो, उसे थोड़ा ऊपर फील कराओ, थोड़ा इजी कन्वीनियंट फील कराओ। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, टाइम किसी के पास नहीं होता, निकालना पड़ता है। यही सिस्टम पार्ट टाइम के लिए है। फैमिली का फ्यूचर बनाने के लिए बस दिन में 2-3 घंटे जब भी आप निकाल सको। सर टाइम है या प्रायोरिटी अलग है? मतलब टाइम अगर नहीं है तो अलग बात है, या प्रायोरिटी नहीं है, चीज़ों की प्रायोरिटी होती है। तो ये सवाल पूछ सकते हैं आप उनसे। इसमें और बहुत सारे अभी हम एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को आगे अगली स्लाइड्स में भी। दूसरा सवाल आता है, पैसा नहीं है। आप सही बोल रहे हैं सर, फिर आपको वही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। अगर पैसा होता तो आज यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब आपको हम प्लान नहीं दिखा रहे होते। यदि मैं आपको 2 लाख रुपए का आईफोन सिर्फ 16,000 में दूं तो क्या आप नहीं खरीदेंगे? ये सवाल किया जा सकता है। अब उसका जवाब क्या होगा? डेफिनेटली 2 लाख रुपए की चीज़ वो खरीदेगा ही, क्योंकि आपको वैल्यू दिख रही है, इसलिए आप इसके लिए तैयार हो गए। बस वही वैल्यू इस बिजनेस की है। अगर इस सिस्टम से हर महीने 20 से 25,000 आने लगें तो क्या आप इसे ज्वाइन नहीं करेंगे? तो ये कि जब आदमी बोले कि पैसे नहीं है या मैं इसे नहीं कर सकता, पैसे ज़्यादा हैं, ये एक चीज़ होती है। एक है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे इंटरेस्ट नहीं है भैया, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आप सही बोल रहे हो, मगर मतलब ये तो एक समझ लीजिए, इसको आप रट लीजिए, आप सही बोल रहे हो। जब भी कोई ऑब्जेक्शन करे तो एक ही चीज़ बोलनी है, आप सही बोल रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ आप सही बोल रहे हैं, मगर मैं समझा नहीं साहब, क्या आप पैसे बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हो? मतलब पैसे कमाने में इंटरेस्टेड नहीं हो? क्या आप देश विदेश घूमने में इंटरेस्टेड नहीं हो? क्या आप हमेशा यंग बने रहने में इंटरेस्टेड नहीं हो? क्या आप अपनी फैमिली की खुशियों में इंटरेस्टेड नहीं हो? ये कुछ सवाल हैं जो उनसे आप पूछ सकते हैं। फिर वो कुछ जवाब देगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब आदमी ये बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो उसके बाद बात करने के लिए वो क्लोज हो जाती हैं बातें। फिर आप सोचेंगे क्या बात करूँ, ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो इस तरह से आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं साहब, मैं समझ सकता हूँ, मगर क्या आप पैसे बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है? मैं समझा नहीं, मतलब जो आप कह रहे हैं। फेक एंड पिरामिड स्कीम लग रही है। कोई कह सकता है कि ये तो पिरामिड स्कीम जैसी है, ये तो जो स्कीमें चल रही होती हैं कि भाई आप इतना ले लो, इतना कर लो। तो आपको फिर बोल रहे हैं आप सही बोल रहे हो। पहले मैं भी यही सोचता था कि ये तो पिरामिड है, ये तो कोई स्कीम जैसी है। फिर मैंने 3 चीज़ें देखी। एक, प्रोडक्ट रियल और यूज़फुल है। दूसरा, लोग इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं और रिजल्ट ले रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको रिजल्ट मिल रहे हैं। तीसरा है, कंपनी लीगल और रजिस्टर्ड है। कई सालों से कंपनी चल रही है, 100% रिस्क ज़ीरो है, मतलब 100% ज़ीरो रिस्क कंपनी है ये। तो आप ये बता सकते हैं कि साहब मैं भी पहले यही समझता था, बट वही फील फेल्ट फाउंड वाला फॉर्मूला ही आपको आगे यूज़ करना है। एक सवाल ये होता है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सोच कर बताऊँगा, बाद में करूँगा। अब ये ऐसा है कि इसके बाद आपके पास कोई जवाब नहीं रहता। इसका जवाब क्या दे सकते हैं? सोचने के लिए अब क्या बचा है, क्योंकि आप प्लान दिखा चुके हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। पैसा या ट्रस्ट, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो पैसा नहीं है या फिर ट्रस्ट की कमी लग रही है आपको। सर सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन से ही होता है। आप बात करेंगे, डिसाइड करने से ही होता है, डिसीजन लेंगे तभी कुछ होगा। आपको जो भी डाउट लग रहा है मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। चलिए एक बार फिर बात करते हैं, मतलब फिर प्लान दिखाते हैं। अब यहाँ पे एक स्टोरी है जो आपको बतानी है, और वो है ओक के पेड़ की स्टोरी।
कॉस्ट ऑफ वेटिंग मैंने पिछली बार भी शायद बताई थी कि भाई आप उसको ये स्टोरी बता सकते हैं कि एक बार एक आदमी एक मेंटर से, एक एक्सपर्ट से पूछने आया जो एडवाइज़र था, बिजनेस एडवाइज़र, बिजनेस कंसल्टेंट, और उसने पूछा कि मुझे बिजनेस करने का सही समय कब है। तो उसने कहा कि आओ मेरे साथ, और वो फिर उसको एक मैदान में लेके गया, एक बड़ी सी खाली जगह में, और वहाँ उसने एक छोटा सा पौधा था ओक का। तो उसने उससे कहा कि अगर मुझे इस पौधे के नीचे आज आ, इसके फल खाने हों और इसकी छाया में बैठना हो तो सही समय कब है इसको लगाने का। तो उसने, व्यक्ति ने जो आया था उसके पास, उसने कहा कि 20 साल पहले सही समय था। तो जो कंसल्टेंट था उसने वो मुस्कुराया, उसने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि सही समय तो 20 साल पहले था कि आज मैं उसकी फल खाता और इसकी छाया में बैठता, मगर दूसरा सही समय कब है। अचानक से जो आदमी उसके पास आया था बिजनेस के लिए कि सही समय कब है, अचानक से उसके दिमाग में आया, उसने कहा सही समय तो अभी है। अगर हम अभी इस पौधे को लगाएं तो शायद हम आगे फिर इसके फल खा सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को करने का सही समय आज ही है। फिर आप बात कर सकते हैं सर, चलिए स्टार्ट करते हैं, समय तो यही सही है, क्योंकि आपने आज तक कोई डिसीजन नहीं लिया है और आप शायद यही करते रहे होंगे कि फिर करूँगा, बाद में करूँगा, सोच कर बताऊँगा। तो आज भी अगर आपने यही किया तो शायद अब से 2 साल बाद या 5 साल बाद भी आप ऐसे ही इसी पोजीशन पे होंगे। तो ये डिसीजन मेकिंग होती है कि आप उसको क्लोज किस तरह से आप कर सकते हैं, ये है। इसमें और सारे चीज़ें आएंगी अभी बाद में भी, जिसमें और एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल से नहीं, मैं आपको आज एक एक क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्शन है उनके कई सारे एग्जाम्पल देने वाला हूँ। एक स्टोरी है, बड़ी प्यारी स्टोरी है। जब कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा हो और वो आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन कर रहा हो, बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर दे, बहुत ज़्यादा आपको मतलब इतना आपको कैसे बोलते हैं ना कि तपा दे, मतलब इस लेवल पे ले आए कि आप झुंझला जाएं, तो आपको कैसे शांत रहना है। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने दरबार में कहा, भाई मुझे शांति की एक तस्वीर चाहिए, फोटो, मतलब एक पेंटिंग चाहिए शांति की। सभी जितने भी हमारे राज्य में जितने भी पेंटर हैं सबको बुलाइए। तो सारे पेंटर आए और सबने अलग अलग बनाई। तो एक पेंटर मतलब सिलेक्शन के बाद 2 तस्वीरें फाइनल हुई। एक ऐसी तस्वीर थी जिसमें एक झील थी और बिल्कुल शांत झील थी, बहुत बड़ी सी झील, और पानी बिल्कुल शांत था उसका, और आसपास बिल्कुल कुछ भी सारे पेड़ पौधे बिल्कुल शांत थे। देख के ही लग रहा था कि बहुत शांति है। दूसरी एक और पेंटिंग जो थी उसमें ये था कि एक पहाड़ की पेंटिंग थी वो, और उसकी वहाँ पे बहुत तूफान आया हुआ है, बिजली गरज रही है, हवाएं चल रही हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान है, और वहीं पे उस पहाड़ के एक छोटे से छेद में वहाँ एक चिड़िया बैठी हुई है अपने बच्चों के साथ, बिल्कुल शांति से, बहुत आराम से, बिल्कुल सुकून से। राजा को जो दूसरी पेंटिंग थी जिसमें तूफान आया हुआ था, बिजली कड़क रही थी, बहुत शोर था, बहुत हवाएं चल रही थी, उसको उठाई और उसने कहा दिस इज़ द परफेक्ट फॉर पीस, शांति की जो पेंटिंग है। तो दरबारी बड़े हैरान हुए, उन्हें लगा था कि राजा को तो जो झील वाली पेंटिंग है वो पसंद आनी चाहिए थी। तो राजा ने कहा देखो बात यह है कि जब तूफान हो, जब चारों तरफ हंगामा हो, जब बिजली कड़क रही हो और जब चारों तरफ शोर हो, उस वक्त अगर आपके मन में शांति है, यही शांति है। जब सामने वाला चिल्ला रहा हो, जब सामने वाला ऑब्जेक्शन कर रहा हो, जब सामने वाला आपको सवाल पे सवाल पूछे जा रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो उस वक्त अगर आप शांत रह सकें, यही सबसे बड़ी जीत है और आपको यही करना होता है। जब आप सामने वाले को बड़े ध्यान से, पेशेंस से, सब्र से, धैर्य से सुनते हैं, तभी आप सही जवाब दे पाते हैं। तो इसका ध्यान रखना है आपको हमेशा। डिस्ट्रीब्यूटर के दिमाग में 16,000 एक, जो डिस्ट्रीब्यूटर से मतलब है आप सभी लोग जो जोई वेलनेस कर रहे हैं, बीज की तरह होना चाहिए, ना कि खर्चे की तरह कि यार ये तो बड़ा खर्चा है। अगर खर्चा आपको ही खर्चा लगने लगेगा तो फिर आप इसे खर्चे की तरह ही देखोगे। अब बट एक बीज जब होता है तो बीज तो बहुत कुछ देता है।
जब वो पौधा होता है फिर उसके बाद पेड़ बनता है और पेड़ बहुत कुछ देता है। तो पहले चीज़ ये है कि 16,000 एक बीज है, तो बीज की तरह आप इसे देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये खर्चा है या बीज है। तो फिर आप इसको जब दिल से समझेंगे, मान लेंगे, तब आप ये कह पाएंगे मैं प्रोस्पेक्ट को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ जिससे वो अपने फ्यूचर को बदल सकता है। तो अपॉर्चुनिटी की वैल्यू है, ना कि ये किसी प्रोडक्ट की वैल्यू है। जब तक आप खुद 16,000 को बड़ा अमाउंट मानोगे तब तक किसी प्रोस्पेक्ट को सहमत नहीं कर सकते, मतलब कन्विंस नहीं कर सकते कि 16,000 कम है। अगर खुद ही आपको बड़ा लग रहा है तो फिर कैसे उसे आप ये कहेंगे कि वो छोटा है। हम कैसे छोटा है इसको लॉजिकली समझेंगे आने वाली स्लाइड्स में। देखिए माइंडसेट जो है वो 16,000 के लिए किस तरह से फिक्स होता है। दिस इज़ वैसी इसको आप अगर बहुत अच्छे से समझें, जवाब क्या दे सकते हैं ऐसे आदमी को जो ये बोल रहा है कि भाई 16,000 बहुत ज़्यादा है, बार बार बोला जा रहा है। दिस इज़ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑफ 150 करोड़ बिजनेस प्रोजेक्ट। 150 करोड़ प्रोजेक्ट के लिए क्या 16,000 बहुत बड़ा अमाउंट है? नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, बिजनेस कौन सा बड़ा होता है? जिसमें इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है या जिसमें इनकम बड़ी होती है? हमारे बिजनेस की इनकम बड़ी है, इन्वेस्टमेंट बड़ी नहीं है। 150 करोड़ का प्रोजेक्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जब आप ऐसी बातें करेंगे तो 16,000 बहुत छोटा लगेगा। आपको खुद भरोसा करना है, आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो जिसकी वैल्यू 16,000 से कई गुना अधिक है। ये आपने अगर मान लिया, दिल में इस पर बिलीफ आपको हो गया, फिर ये कन्विंसिंग हो जाएगा। 16,000 में 16,000 नहीं मांग रहे हैं आप क्या मांग रहे हैं? तो आप समझिए इसको, बिजनेस स्टार्टअप का एक दौर है। जब ये बीजेपी की सरकार आई, मोदी साहब ने कहा स्टार्टअप इंडिया, एक नारा दिया। अगर आप देखें तो स्टार्टअप इंडिया जब आप एक स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन की जो कॉस्ट है आपको पता है कितनी है? एक सर्टिफिकेट मिलता है स्टार्टअप इंडिया का, और वो नॉर्मल सर्टिफिकेट होता है। सर्टिफिकेट तो दो होते हैं, एक 2.5 लाख में मिलता है, 2.5 से 3 लाख रुपए की वैल्यू होती है, और एक 15 से 16,000 रुपये मिल जाता है। तो ये वो सर्टिफिकेट होता है जो सिर्फ आप दिखाते हैं, मतलब आपके पास होता है कि आपने स्टार्टअप शुरू किया है, कोई बिजनेस स्टार्टअप किया है। अगर यहाँ देखें तो ये बिजनेस स्टार्ट ही कर रहा है कोई व्यक्ति, और ये स्टार्टअप इंडिया का एक पार्ट है। जैसे हम कहते भी हैं कि डायरेक्ट सेलिंग तो स्टार्टअप इंडिया का पार्ट है, जो गवर्नमेंट की स्कीम है। अगर आप देखें तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ स्टार्टअप इंडिया। तो उसकी कॉस्ट 16-17 हज़ार ही होती है। अगर आप किसी सीए से या किसी कंसल्टेंट से आप ये कहेंगे कि मुझे स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट चाहिए बिजनेस स्टार्टअप का, तो वो 16-17 हज़ार रुपये आपसे लेगा। तो आप समझिए अभी तो सिर्फ सर्टिफिकेट की कॉस्ट है 16,000 जो स्टार्टअप आप कर रहे हैं। अभी आपको बिजनेस लगाना है, बिजनेस करना है, तो यहाँ तो आपको सब कुछ मिल रहा है। वो क्या मिलता है वो भी देखते हैं आगे क्या है। एक चाय की दुकान और जोई वेलनेस का बिजनेस देखते हैं क्या है। सड़क किनारे चाय की दुकान की कीमत कम से कम 50,000 होती है, और 5 बजे से शाम के 7-8 बजे तक एक आदमी उस पर ड्यूटी देता है। 13-14 घंटे काम करता है, हर मौसम में खड़े रहना पड़ता है। और जोई वेलनेस का बिजनेस 16,000 से शुरू होता है। इसको और अच्छे से समझने की ज़रूरत है। इसको और समझने की ज़रूरत क्या है, इसको आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। प्रोस्पेक्ट को बताइए, माइंडसेट चेंज लाइन है ये। यदि पैसा जेब से निकल कर वापस ना आए तो ये महंगा होता है। मतलब पैसा निकला और वापस ना आए तो ये महंगा होता है। और जब पैसा जेब से निकले लेकिन लाखों बनाने के रास्ते खोल दे तो ये बहुत सस्ता होता है। तो जोई वेलनेस में जब आप ये बात बोलते हैं कि साहब मैं जो आपको आज 16,000 का एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, ये आपको कितनी बार पैसा देगा आप सोच भी नहीं सकते। मैं जब से ये बिज़नेस कर रहा हूँ, मुझे पहले महीने से बार हर महीने मुझे और हर हफ्ते मुझे पैसा आता है। तो ये सस्ता है या महंगा है? तो ये आप उसको समझा सकते हैं। सच्चाई ये है कि प्राइस कभी प्रॉब्लम नहीं होता, जब वैल्यू समझ नहीं आती वही प्रॉब्लम है। वैल्यू को समझाने की ज़रूरत है। वैल्यू समझ में आ गई तो कुछ 16,000 की जब हम बात करते हैं बड़ा अमाउंट,
तो 16,000 में क्या हो सकता है, इसको थोड़ा देखते हैं। ये एक ग्राफ है और ग्राफ में क्या क्या आता है 16,000 का, इसको थोड़ा समझिए। देखिए, एक्सपेंसेस है, अमाउंट है और रिटर्न है। पहले हम देखते हैं हमने बाइक खरीदी जिसकी कीमत 1 लाख से 3 लाख रुपए होती है, वैल्यू घटती है। अगले साल क्या शोरूम से निकलते ही इसकी वैल्यू घट जाएगी। अगर हम स्मार्टफोन खरीदें 15,000 से 20,000, ये तो बहुत छोटा अमाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, मगर क्या होता है, इसकी कीमत बढ़ती है घटती है, क्या रिटर्न मिलता है, वैल्यू घटती है। अगर हम एक एजुकेशन की बात करें, 5 लाख से 15 लाख एक खर्चा होता है। अगर मैं 12th तक की बात करूँ, ये 12th या ग्रेजुएशन हम कर रहे हैं, तो रिटर्न क्या है, जॉब आज के डेट में नहीं है। 15 से 20,000 की जॉब मिलती है आजकल जब आप कॉलेज करके आते हो। किसी शादी में कपड़े बनवाने फैमिली के तो कितना 15 से 20,000 खर्चा आ जाता है। आप तो बहुत ज़्यादा, अगर पूरी फैमिली की बात करें, आप अगर एक ही सूट बनाए तो 15 से 20,000 तो आजकल कोट पैंट मतलब सूट का ही खर्चा है। और लेडीज़ के कपड़े तो और भी बहुत महंगे होते हैं। एक लहंगा ही खरीद लिया अगर वाइफ ने तो क्या होगा, 30-35,000 का लहंगा आ जाएगा। रिटर्न क्या है, ज़ीरो। जोई वेलनेस 16,000, अनलिमिटेड इनकम, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ मिलती हैं, लाइफ टाइम आपको ये बिजनेस मिलता है। तो आप सोच के देखिए, ये कंपैरिजन है। अगर आपको अभी भी ये महंगा लग रहा है तो फिर आप फिक्स माइंडसेट के व्यक्ति हो सकते हो। एक वीक में जो वीकेंड होता है उसमें अगर एक ट्रिप बनाएं आप घूमने फिरने की, तो कितना होगा, 15 से 20,000, क्योंकि होटल होगा, आने जाने का होगा, ये सब चीज़ें। और 2 दिन में का मज़ा है और सिर्फ आपको मिलना क्या है, कुछ भी नहीं। अगर और देखें, 4 दोस्त मिलकर अगर पार्टी करें तो 15 से 20,000 का खर्चा हो जाएगा। क्या मिलेगा, फोटोग्राफ मिलेंगे। आप सिर्फ ये कहेंगे देखो ये फोटोग्राफ, आप वायरल कर दोगे, अपने दोस्तों को अपने सर्कल में भेजोगे, व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम में आप डाल दोगे, और इसके अलावा क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो अब अगर हम इस पूरे चीज़ को देखें कि भाई हम दोस्तों की पार्टी करें तो इतना खर्चा है, इससे भी ज़्यादा खर्चा है। अगर हम एक वीकेंड 2 दिन के लिए निकल जाएं कहीं तो भी ये खर्चा उससे ज़्यादा होता है। अगर हम और बाकी चीज़ें देखें तो ये खर्चा ज़्यादा है। तो क्या 16,000 बहुत ज़्यादा है? बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। ये एक्सपेंस है और इस एक्सपेंस में आप समझ सकते हैं कि क्या है। अब हम और डिटेल समझते हैं कि डेली वेजेस काम करने वाले, जब हम किसी के पास ये बिजनेस प्लान लेके जाते हैं तो वो देखते हैं यार इसमें पैसे लगाने से तो अच्छा है कि कोई और इनकम का बिजनेस कर लिया जाए, मतलब जिसमें डेली इनकम होती हो। तो चाय की दुकान पे डेली पैसा आता है, इसको देखते हैं। एक छोटी रेडी तो समझते हैं ना, जिसमें रख के, मैं एक पूरी टपरी की बात भी नहीं कर रहा हूँ, रेडी कम से कम 20-1 हज़ार रुपये की आएगी। चाय बनाने का सामान कितने का आएगा, वो 8,000 रुपये का आएगा। गैस, कप, प्लेट 15-1 हज़ार रुपये के आ जाएंगे। चेयर और बाकी सारी चीज़ें जिस पे बैठेंगे लोग, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, वो 10-1 हज़ार रुपये के खर्च हो जाएंगे। टोटल 53,000 रुपये का खर्चा किसका, एक रोड साइड पे एक रेडी पे चाय बनाने का खर्चा है, ये एक कॉस्ट है। अच्छा, टाइम कितना, 13 से 14 घंटे। 100 कप चाय बेचने पे 500 से 600 रुपये का प्रॉफिट होगा, क्योंकि बाकी तो चीज़ें लग जाएंगी। क्योंकि एक चाय में कितने पैसे कमा लोगे आप, 5 रुपये, तो 100 कप चाय पे 500 रुपये है ना, 6 रुपये कमा लोगे एक चाय पे। और बहुत ज़्यादा मेहनत है हर दिन। वहीं पे जो डेली वेजेस वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है कि 500-600 रुपये, 53,000 रुपये लगेंगे। अब अगर यहाँ 16,000 रुपये लगा के क्या 13-14 घंटे काम करना पड़ता है? नहीं, यहाँ तो 4-5 घंटे 8 घंटे काम कर लोगे तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। तो ये सब चीज़ें अगर आपको क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें। तो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट जो है वो क्या कहता है कि खर्चा ज़्यादा है या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खर्चा नहीं कर रहे हैं साहब। ये तो इसको समझने की ज़रूरत है ना। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप खर्च वाली कैटेगरी में या महंगा है वाली कैटेगरी में? तो महंगा है वाली कैटेगरी में तो है, तो फिर तो आप क्या करेंगे, एक पानी की दुकान भी नहीं कर सकते आप इतने पैसे में। और चीज़ समझते हैं इसको और अच्छे से, कॉस्ट क्या है, कंपैरिजन समझते हैं बाकी बिजनेस के साथ, और कंपैरिजन विद अदर बिजनेस। समझिए कि बाकी हम बिजनेस करना चाहते हैं तो ये क्या होता है, कोई एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलते हैं, कितने लाख में, कितना 2 से 3 लाख रुपए लग जाएंगे, रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। तो टाइम ऑन ब्रेक इवन, अपना खर्चा पूरा करने में आपको कितना साल लग जाएगा, 1 से 1.5 साल। मतलब आपको ये जो 3 लाख से हैं, 2 से 3 लाख रुपए जो आपने लगाए, इसको निकालने में आपको 1 से 1.5 साल लग जाने वाला है। अच्छा, किराना स्टोर, ये भी 2 से 3 लाख रुपए से कम नहीं होगा।
तो ये इसमें कितना पैसा आपको निकालेंगे तब आपका ये पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया रिकवर होगा, वो 3 से 4 साल में होगा। स्मॉल पार्लर, जैसे कुछ लेडीज़ के होती हैं कि अपने छोटा सा पार्लर खोल लिया, सैलून खोल लिया, 1.5 से 3 लाख रुपए खर्चा आता है। बड़ा पार्लर तो 50-50, 1-1 करोड़ या 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ रुपए आज लगते हैं, जो आपने देखे होंगे आपके आजकल बड़े खूबसूरत से और बड़े हाई स्टाइल सैलून होते हैं। और यहाँ पे 1.5 से 2 साल में आपको इसका भी रिटर्न वापस मिलने वाला है, मतलब उससे जल्दी नहीं मिलने वाला। ऑनलाइन कोचिंग, अगर हम कहें कि चलो मैं तो ऑनलाइन कोचिंग कर लूँगा, तो भी 50 से 70 हज़ार रुपये आपको चाहिए, क्योंकि लैपटॉप चाहिए, बाकी सेटअप चाहिए, आपको कोर्सेज चाहिए, ये सब चीज़ बिना उसके तो आप कर नहीं सकते। तो 7-8 महीने इसको भी पूरा करने में आपको पैसे लग जाएंगे। जोई वेलनेस बिजनेस, अब हम इसको देखते हैं भाई, 16 हज़ार रुपये हमने लगाए, तो इसकी रिटर्न कितनी? इसकी रिटर्न तो इमीडिएट है। पहली चीज़ तो 16 हज़ार के बदले आपको 16 हज़ार का यूज़ करने को प्रोडक्ट मिल गया, उसके बाद आपको 16 हज़ार की वैल्यू के वाउचर मिल जाते हैं। और 3 लोगों को अगर आप स्पॉन्सर कर दें तो क्या होता है, आप गोवा टूर जाते हैं। गोवा टूर की कॉस्ट कितनी है? 15-16 हज़ार। तो 15-16 हज़ार इमीडिएट आपका पैसा रिटर्न होता है। तो आप सोच के देखिए कि 16 हज़ार में हमारी क्या महंगा है कि 3 स्पॉन्सर करते ही हमें 16 हज़ार प्लस 2 हज़ार मिल जाते हैं, मतलब 16 हज़ार का टूर मिल जाता है हमें। तो भाई अगर आप कभी गोवा खुद जाओ और 3 से 4 नाइट आप रुको, 3 नाइट्स 4 डेज, तो आपको क्या लगता है उससे ज़्यादा 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च होंगे, 20-25 हज़ार भी खर्च हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ घुमाना फिराना भी तो हम लोग आप लोगों को करते हैं ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसकी कॉस्ट अगर तो आजकल फिर इसके अलावा क्या है, दुकान का किराया है, 15-20 हज़ार रुपये दुकान का किराया लग जाता है। जोई वेलनेस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिजनेस और क्या इसको समझ सकते हैं, फ्यूचर क्या है। देखिए, इन्वेस्टमेंट ठीक है, 2 से 5 लाख की, यहाँ कितने की? 16 हज़ार। रिस्क, हर जगह पे रिस्क है। बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, 5% बिजनेस चलते हैं, 95% बंद हो जाते हैं। जोई वेलनेस में रिस्क 0 है, इमीडिएट प्रोडक्ट मिल गया, इसे बेच दो, यूज़ कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। तीसरा, शॉप चाहिए, हर बिजनेस में शॉप चाहिए, कोई ना कोई जगह चाहिए। यहाँ बिल्कुल भी नहीं चाहिए, घर से शुरू कर सकते हो। और क्या चाहिए? मेंटरशिप कहीं और से मिलती है। जब आप कोई भी बिजनेस करोगे, क्या वहाँ कोई फ्री में सलाह देने वाला है, कोई फ्री में आपको बताने वाला है कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो, क्या कोई ट्रेनिंग देने वाला है? कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे आपको वो लोग आपको ट्रेनिंग देते हैं जिनका 20-20 साल का, 30-30 साल का एक्सपीरियंस है ना। ऐसे लोग आपको यहाँ मेंटर बनते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। फिर पोटेंशियल कितना है, किसी भी बिजनेस में पोटेंशियल लिमिटेड है। आप कितना कमा लोगे? 50,000 महीना, 1 लाख महीना, 2 लाख रुपए महीना, 5 लाख या 50 लाख रुपए महीना कमा लोगे? नहीं कमा सकते कभी भी। और यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, 1 करोड़ पर मंथ तक की कैपिंग है हमारे यहाँ पे। तो ये पोटेंशियल आप देखें तो सेल्फ रियलाइजेशन क्या है भाई, आप कौन से वाली कैटेगरी के इंसान हो। अगर ये भी अगर हम समझा सकें, या खुद वाली कैटेगरी में है या वाकई का पैकेज है, वो क्या है ना। तो इसको बहुत ज़रूरी है, इसको समझना, इसको जानना। और अगर ये बात समझ में आ गई आपको, तो मुझे लगता है आज की बात ये सस्ता है। और समझते हैं, देखिए, एक ब्रोकन रूफ एक बहुत बढ़िया स्टोरी है। पहले मैं स्टोरी बताता हूँ, फिर इसको और समझते हैं कि ये और सस्ता क्यों है हमारा प्रोडक्ट। एक बार हुआ यूँ कि बरसात बहुत ज़्यादा हो रही थी, और बरसात हुई, सारी रात बारिश पड़ी, तो एक व्यक्ति की छत से पानी आने लगा। सुबह बारिश बंद हो गई तो पानी भी आना बंद हो गया। फिर भी उसने एक मैकेनिक या जो भी उसका था, कारपेंटर या कुछ भी बोल लीजिए, उसे बुलाया। और जब वो आया तो उसने मुझसे पूरा मुआयना किया। उसने देखा भाई इसमें तो 50,000 रुपये का खर्चा है, 50,000 लगेंगे। मगर उस व्यक्ति ने कहा कि यार ये अभी तो थोड़ा सा ही पानी आया था, ऐसा करते हैं कि अभी पैसा नहीं मैं इसमें लगाता, अभी बाद में देखते हैं। तो उसने उसे इग्नोर कर दिया और उसने नहीं किया। मगर अगले हफ्ते हुआ ये कि बारिश इतनी ज़्यादा हुई और इतनी आंधी आई, इतना तूफान आया कि उसकी पूरी छत उड़ गई, क्योंकि पहले ही छत में टूट चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी। और ये हुआ कि उसके घर का सारा सामान ख़राब हो गया। अब वो जो छत थी वो पूरी ख़त्म हो गई। फिर उसने उसे बुलाया, उसने कहा भाई अब तो 5 लाख रुपए लगेंगे।
तो ये कहानी हमको ये सिखाती है कि समय से डिसीजन ना लेना। जैसे कोई बोलेगा अभी नहीं कर रहा सकता, बाद में सोचता हूँ, बाद में बताता हूँ, ये स्टोरी आप उसे सुना सकते हो कि इस व्यक्ति ने टाइम से अगर ये डिसीजन लिया होता तो जो उसका नुकसान थोड़ा था वो बाद में ज़्यादा नहीं होता। जब हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो हमारा नुकसान ज़्यादा होता है। एक तो 50,000 की जगह 5 लाख खर्च हुए, और दूसरा जो उसका सामान था वो लाखों का घर का सामान वो खराब हो गया पूरा। तो अब हम देखते हैं कि भाई 16,000 में जोई वेलनेस से हमें मिलता क्या है। पहली चीज़ मिलती है 16,000 डीपी के प्रोडक्ट, जिसकी एमआरपी जो कॉस्ट है, वैल्यू जो है वो, मार्केट वैल्यू जो है वो कितने की है, 21,000 लगभग, है ना, अप्रॉक्स 21,000 है। दूसरा क्या मिलता है, साथ में 16,000 के फ्री प्रोडक्ट वाउचर मिलते हैं। मगर इस प्रोडक्ट वाउचर को हमेशा आप जब प्लान दिखाएंगे तो अर्जेंसी में यूज़ कीजिएगा। जब पूरा प्लान दिखा लें तो प्लान दिखाते हुए आप मत बताइए कि आपको 16,000 में मिल रहा है। आप 16,000 के प्रोडक्ट ही बताइए। बट जब वो ये बोले कि मैं बाद में करूंगा, मेरे पास अभी पैसे ही नहीं है, तब आप कह सकते हैं देखिए मेरे पास एक ऑफ़र है जो शायद ये कल तक ही है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको इस ऑफ़र में आपको ऐड कर सकता हूँ कि 16,000 का तो प्रोडक्ट मिल रहा है, बाद में 16,000 के कल तक कंपनी ने ऑफ़र भी दिया है कि 16,000 के वाउचर मिल सकते हैं। तो ये आपके पास जो है अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए 16,000 के वाउचर यूज़ करने का एक तरीका बन सकता है। तीसरी चीज़ है लाइफ टाइम के लिए बिजनेस रजिस्ट्रेशन और बिजनेस आईडी आपको मिलती है। आपको दोबारा यहाँ पे रिन्यूअल की ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, ये ज़िंदगी भर और जनरेशन टू जनरेशन ये आईडी आपको मिलती है। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, साथ में क्या है, रेडीमेड बिजनेस सेटअप, एक ऐसा सेटअप जिसमें आपको कुछ भी नहीं खर्च करना। जोई वेलनेस का कंपनी का ब्रांड आपको मिल रहा है जिसके द्वारा आपको ये बिजनेस करना होगा। लीगल ट्रस्टेड कंपनी बिजनेस है ना। फ्री लाइफ टाइम ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम आपको इसके साथ मिल रहा है। सिर्फ 16,000 की प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहे हैं, पूरे देश में बिजनेस डेवलप करने का अवसर मिल रहा है। जब भी आप कोई दुकान खोलते हैं, कोई छोटा बिजनेस करते हैं, तो आप कहाँ कर पाते हैं, अपने मोहल्ले में कर पाते हैं। अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट से भी आपके पास लोग नहीं आते हैं, आप उसे पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी कस्टमर नहीं ला सकते। और यहाँ तो आपको पूरे देश में मौका है इस एक बिजनेस को शुरू करने का। फ्री मेंटरशिप ऑफ वेरी सीनियर लीडर, एक ऐसी मेंटरशिप जिसकी कीमत शायद एक आदमी अपनी कंसल्टेंसी फीस के आपसे 5,000 रुपये भी ले सकता है, 10,000 रुपये भी ले सकता है, मगर वो मेंटरशिप आपको यहाँ फ्री मिलती है और एक आदमी की नहीं मिलती। यहाँ कई कई सीनियर लोग होते हैं, सबकी मेंटरशिप आपको मिलती है और बड़े काबिल लोगों से मिलती है। अनलिमिटेड जो यहाँ पे आपको इनकम है उसका ऑप्शन आपके पास है, और देश विदेश घूमने का मौका इसमें इस बिज़नेस में आपके पास है। 3 लोगों को अगर आप जोड़ दें तो गोवा टूर है, और जिसका 16,000 से ज़्यादा की वैल्यू आपको उस टूर की मिलती है। तो ये पूरा का पूरा अगर आप देखें तो 16,000 रुपये में इतना कुछ आपको मिल रहा है। अब हम इसको देखते हैं कि अगर हम इस 16,000 की EMI के तौर पे इसको देखें तो क्या होता है। 16,000 को अगर हम 365 दिन से डिवाइड कर दें तो एक दिन की जो कॉस्ट है वो आती है 43 रुपये। मतलब आप एक साल अगर 43 रुपये पर डे के हिसाब से बचा लें, और उस 43 रुपये में अगर आप देखें तो 2 कोल्ड ड्रिंक और 2 चाय और समोसे की कीमत भी नहीं होती है, मतलब वो भी शायद ज़्यादा हो जाए। तो इतना कम पैसा है पर डे। अगर आप कोल्ड ड्रिंक और समोसा चाय जो आपकी सेहत को बर्बाद ही कर रही है उसे बंद कर दें तो शायद ये जो बिज़नेस है ये आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, या ये आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप सोच के देखिए कि अब भी क्या ये आपको महंगा लग रहा है, कितना सस्ता है। 43 रुपये पर डे का बिजनेस आपको मिल रहा है। तो ये, और इस बात को आप कितनी बार बोल सकते हैं, कैसे कैसे बोल सकते हैं, इसको एग्जांपल पे हम इसको समझेंगे। तो ये क्या है, एक और बहुत अच्छी स्टोरी है, ये माइंडसेट की स्टोरी है। देखिए कमाल की स्टोरी है, मतलब मुझे इस स्टोरी ये बहुत पसंद है। हुआ ये कि कैलिफोर्निया की बात है, 1937 में एक व्यक्ति था, एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में गया, और जब वो पहुंचा तो उस दिन वो लेट हो गया तो क्लास ख़त्म हो चुकी थी, लेक्चर दे के टीचर जा चुके थे। और वो जब पहुंचा तो ब्लैक बोर्ड, जो बोर्ड था, बोर्ड पे होमवर्क लिखा हुआ था, उसने उसे कॉपी किया और घर चला गया। 3-4 दिन बाद उसने जब वो होमवर्क सबमिट किया तो जो टीचर था, उसका जो प्रोफेसर था, उसने कहा अरे जॉर्ज, उस आदमी का नाम था, जो लड़के का नाम था जॉर्ज डेंजी,
उसने कहा, जॉर्ज तुमने ये क्या कर दिया? तो जॉर्ज डर गया और उसने कहा, सर क्या हो गया? मैं एक्चुअली में हुआ ये था कि उस दिन मैं लेट हो गया था और मैं आपका लेक्चर अटेंड ही नहीं कर पाया, तो मैंने तो ये होमवर्क जो है बोर्ड से उतारा और मैं इसका सोल्यूशन ले आया। अभी सर सॉरी। उसने कहा, नहीं मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि तूने ये जो किया है तुझे पता है ये क्या है? मैंने उस दिन एक ऐसी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को वहाँ लिखा था जो आज तक अनसॉल्व थी, मतलब इसे कोई सॉल्व ही नहीं कर सका, और तूने इसे सॉल्व कर दिया। ये तो कमाल कर दिया तूने। अब ये कमाल की बात ये है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि हुआ क्या। हुआ ये कि जो जॉर्ज डेंजिन थे, उसे लगा कि टीचर ने होमवर्क दे दिया है और ये मुझे होमवर्क करना है। अगर उसे ये पता चल जाता कि ये तो वो चीज़ है जिसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया, तो क्या वो इसे सॉल्व कर पाता? क्योंकि उसे ये बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसे तो सिर्फ होमवर्क याद था कि मुझे होमवर्क सबमिट करना है, और उसने उसे उस प्रॉब्लम को, उस मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसका हल निकाल दिया, और एक स्टूडेंट ने निकाल दिया, जो प्रोफेसर ने निकाल पाया, जो कोई और नहीं निकाल पाया। मगर सोचिए कि इसी स्टूडेंट को अगर ये टीचर बोलता जब वो क्लास अटेंड करता कि भाई बात यह है कि इसका कोई हल नहीं था, आज तक नहीं सॉल्व कर पाया, तो क्या वो ट्राई भी करता? बिल्कुल भी नहीं करता। यही माइंडसेट है। जब हम ये सोच लेते हैं किसी प्रोस्पेक्ट के बारे में, ये तो ज्वाइन नहीं कर सकेगा, या कोई कह दे कि ये तो ज्वाइन नहीं कर सकता, हमारा माइंडसेट वैसा बन जाता है, हमारी मानसिकता ऐसी बन जाती है। मगर हम अगर ये मान लें कि भाई हम, ये जो व्यक्ति है या कोई भी व्यक्ति जोई वेलनेस ज्वाइन करेगा क्योंकि मेरे पास ऐसी चीज़ है जो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है, अगर इस माइंड सेट से हम जाएं तो आप सोचिए कि कौन नहीं ज्वाइन करेगा, कौन नहीं काम करेगा आपके साथ। 16,000 तो महंगा लग रहा है, ये सवाल फिर आ जाएगा। अब इस सवाल के ही तो हमें जवाब ढूंढने है ना। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं हम रिप्लाई, सर आज आपके पास 16,000 नहीं है, इसीलिए तो ये बिजनेस करने की ज़रूरत है। अगर आज नहीं किया तो 2 साल बाद भी आप 16,000 नहीं होंगे आपके पास, आप फिर यही बोलेंगे ये तो महंगा है। ये एक बहुत अच्छा लॉजिकल आंसर है। जोई वेलनेस 16,000 में बनी बनाई कंपनी, मतलब कंप्लीट रेडीमेड कंपनी, रेडीमेड प्रोडक्ट, ट्रेनिंग, लाइफ टाइम सपोर्ट और मेंटरशिप आपको फ्री मिलती है। ये बिजनेस वर्ल्ड की सबसे लो कॉस्ट एंट्री है, मतलब जिसे आप 16,000 बोल रहे हैं या महंगा बोल रहे हैं, ये बिजनेस कॉस्ट जो है दुनिया की सबसे लो कॉस्ट एंट्री है। इतने कम पैसे से किसी बिजनेस की शुरुआत नहीं हो सकती, और लाइफ टाइम इनकम आपको मिलने का इसमें मौका है। चॉइस आपकी है, खर्चा करना है या इन्वेस्टमेंट करना है। खर्चे तो बहुत सारे हम करते ही हैं ज़िंदगी में, मतलब हम कभी मोबाइल खरीदते हैं, कभी कपड़े खरीदते हैं, वो खरीदते हैं, या आज आपके पास एक मौका है इन्वेस्टमेंट करने का, ये आपकी चॉइस है। इन्वेस्टमेंट वर्सेस लाइबिलिटी, दो चीज़ें, एक इन्वेस्टमेंट होती है, एक लाइबिलिटी। क्या होती है? क्या आपके पास 16,000 का फ़ोन है? आप सवाल कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट से, सबका जवाब होगा यस, हाँ मेरे पास है, बल्कि उससे भी महंगा है। 16,000 तो बहुत मिनिमम फ़ोन है, आजकल तो लोग 30,000, 50,000, 1,70,000, 90,000, 1.5 लाख के फ़ोन रख रहे हैं। तो आप पूछ सकते हैं क्या उस फ़ोन ने पिछले महीने आपको 1 रुपया भी कमा कर दिया? जवाब क्या होगा? नहीं। रियलाइजेशन है बेसिकली कि 16,000 रुपये आपको महंगे लग रहे हैं, जो आपको ज़िंदगी भर कमा के देने वाले हैं, और आप का जो हाथ में ये फ़ोन है जिसको आपने ख़रीदा है वो क्या है ना। आपको 16,000 का रिस्क लग रहा है, मगर मुझे लग रहा है आप 16 लाख रुपए मिस कर रहे हैं। 16,000 वर्सेस 16 लाख मिस करने का रिस्क ले रहे हैं। क्या आपको तो इसमें 1 लाख पर मंथ का पोटेंशियल नहीं दिख रहा? इसको थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते बोलना है, थोड़ा रुक रुक के बोलना है, जिससे कि उसके दिमाग में ये बात पहुंचे। और इनकम को एक बार फिर देखते हैं, फिर दोबारा से उससे बात कीजिए कि चलो एक बार फिर इनकम देखते हैं। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? क्या आपको इसमें 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने का पोटेंशियल नहीं दिख रहा है इस बिजनेस में?
शायद आपने कभी किसी डायरेक्ट सेलर को, किसी नेटवर्कर को लाखों रुपए कमाते हुए नहीं देखा, तभी आप कह रहे हैं कि 16,000 बहुत ज़्यादा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लोग 16,000 लगा के क्या करते हैं। तो आपके जो सीनियर हैं कंपनी में, जो टॉप लेवल पे बैठे हैं, उनकी इनकम आप उनको दिखा सकते हैं, और ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखिए। तो जब आप दिखाएंगे कि ये भी 16,000 लगा के देखिए आज कितना बड़ा पैसा बना रहे हैं और किस लेवल पे पहुंच गए हैं, क्या क्या इन्होंने कर लिया, इनकी टोटल इनकम आज की डेट में कितनी है, करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, तो ये आपको, क्योंकि जब हमें दिखता ही नहीं कि भाई 16,000 लगा के मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मगर जब आपके सामने बहुत सारे लोग 16,000 लगा के कमा रहे होते हैं तो आपको लगता है नहीं 16,000 कोई वैल्यू नहीं है। तो ये उसको आपको शो करना है। याद रखिए, क्लोजिंग का मतलब कन्फ्यूज़न को दूर करना है। बस जैसी कन्फ्यूज़न दूर होता है क्लोजिंग हो जाती है, तो डिसीजन में बदल जाती है वो, है ना। अब फिर इसी सवाल का, क्योंकि जवाब और सवाल, क्योंकि यहीं फंसा हुआ है सारा बिजनेस, तो इसी की बात करते हैं। एक सेल्फ रेस्पेक्ट ट्रिगर होता है जब आप दूसरे की थोड़ी सी सेल्फ रेस्पेक्ट हिलाते हैं। तो क्या है, आप 16,000 डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो 1 लाख पर मंथ की इनकम को कैसे डिसाइड करोगे? मतलब थोड़ा सा उसको हिलाइए कि साहब क्या बात कर रहे हो, आप 16,000 की का डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, 1 लाख रुपए की इनकम कैसे डिसाइड करोगे? माइक्रो ब्रेकडाउन दिखाइए। 16,000 एक मंथ के हिसाब से 533 रुपये पर डे बनता है। अगर हम देखें तो चाय, समोसा, कोल्ड ड्रिंक, मोबाइल रिचार्ज और पेट्रोल जो फालतू घुमाते हैं, एक तो काम के लिए हम जाते हैं बट फालतू भी तो अपनी गाड़ियां घुमाते हैं, तो इतना तो पेट्रोल ही हम फूक देते हैं पर डे इसमें। और जो ये कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ खर्च है और यहाँ अर्निंग है। तो आप ये भी दिखा सकते हैं 533 रुपये पर महीने के हिसाब से ही तो आपको इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। ट्रस्ट शिफ्ट कैसे होता है, आप 16,000 में सिर्फ बिजनेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं साहब, आप एक सिस्टम प्लस लाइफ सपोर्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली प्रॉस्पेक्ट को डिसीजन मेकिंग कराने के लिए बोलनी है आपको, उसके साथ बात करनी है। सर अमाउंट कभी बड़ा नहीं होता जब वो बोले कि अमाउंट ज़्यादा है, बस कभी कभी डिसीजन लेने वाला छोटा पड़ जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही बढ़िया बात आपको बोलनी है। आपसे मिलकर तो मुझे लगा था आप इन लोगों में नहीं है, मतलब जो डिसीजन लेने में छोटे पड़ जाते हैं, मुझे नहीं लगा था कि आप इन लोगों में से हो, और मैं मानता हूँ कि आप उनमें से नहीं। क्या कहते हो, आप उन्हीं में से हो क्या? तो जब आप ऐसी बात करते हो तो उसको थोड़ा सा लगता है, या उसकी ईगो पे थोड़ा सा ठेस पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं। इससे ज़्यादा भी ईगो मत हिट कीजिए उसकी, बस इतना ही रखना है। रियल ऑब्जेक्शन निकलवाइए उसका, एग्जैक्टली वो उसकी प्रॉब्लम क्या है वो निकलवा देंगे तो फिर चीज़ ठीक हो जाती है। आपको सबसे बड़ा डाउट क्या लग रहा है, ये सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब उसको वो देगा, और जब वो जवाब देगा तो फिर उसके आप जवाब दे सकते हैं। अगर वो कहे 16,000 ज़्यादा है, रिप्लाई कीजिए महंगा तब होता है जब रिटर्न और इनकम क्लियर नहीं होते। रिटर्न समझ आ जाए तो वही अमाउंट छोटा लगने लगता है। चलिए इनकम प्लान को फिर दोबारा से देखते हैं, मुझे लगता है शायद आपको चीज़ें क्लियर नहीं हुई है। लॉजिकली बात को बोलना जरूरी होता है। जोई वेलनेस बिजनेस सिर्फ 16,000, आजकल 16,000 में एक ढंग का मोबाइल तो आता नहीं साहब, तो आप 16,000 कैसे ज़्यादा बोल सकते हैं? हाँ, और वो मोबाइल आपको कभी पैसे कमा के भी नहीं देने वाला। बोलिए सर, जो डिसीजन लेना सीख जाता है समझो वो सक्सेस होना सीख जाता है, और आपको, मुझे पता है कि आप सक्सेस होना चाहते हैं, और आप सक्सेस लोगों में अपने आप को गिनना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनको आप बात कर सकते हैं उनसे। तो फिर हम बात करते हैं माइंड सेट क्या होता है एक प्रोस्पेक्ट का, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, वो बेसिकली सोचता क्या है। और कोई भी व्यक्ति, जब भी आपने मार्केट गए होंगे, जब भी आप कोई चीज़ खरीद रहे होंगे, या जब भी आपको कोई चीज़ दिखाता होगा, या आप किसी को कोई चीज़ दिखाते हैं, तो एक माइंडसेट है, मतलब एक साइकोलॉजी है। एक हर प्रोस्पेक्ट कहता है कि जो दिमाग में एक ही विचार आता है, एक ही सवाल आता है, इसमें मेरे लिए क्या है, व्हाट इज इन दिस फॉर मी, व्हाट इज इन दिस फॉर मी।
इसमें मेरे लिए क्या है, मतलब आपका जो प्रपोजल है, आप जो कुछ बता रहे हो, दिखा रहे हो, या उसे बेचना चाहते हो या उसे देना चाहते हो, उसमें उसका क्या फ़ायदा है, उसमें उसके लिए क्या चीज़ है। अगर आपने ये क्लियर कर दिया तो फिर वो आपसे ले लेगा। तो फ्यूचर दिखाइए, पहली चीज़। कैसे? एक बार 16,000 से बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो चांस है 16 लाख कमा लोगे। रिस्क ज़ीरो, लेकिन इनकम अनलिमिटेड है। थोड़ा पॉज दीजिए 2 सेकंड के लिए, शांत रहिए, उसकी आंखों में आंखें डालिए और फिर बोलिए। सिर्फ ये एक डिसीजन आपको आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। सर, आज आप सिर्फ 16,000 की इन्वेस्टमेंट को ही डिसाइड नहीं कर रहे, बल्कि आप अपनी लाइफ, अपनी फैमिली के फ्यूचर को डिसाइड करने वाले हो या कर रहे हो। तो ये इतने इमोशनली और फ्यूचर दिखाने वाले बातें हैं। जो देखिए, दो ही चीज़ें हैं, एक इमोशंस, अब आपने फैमिली यूज़ की, उसका फ्यूचर यूज़ किया, उसकी लाइफ को यूज़ किया, है ना। कि आप सिर्फ 16,000 डिसाइड नहीं कर रहे हो साहब, आप एक डिसीजन बिजनेस का नहीं ले रहे हो, आप तो अपना फ्यूचर, अपनी फैमिली के ज़िंदगी को डिसाइड कर रहे हो। कंपैरिजन, रियलिटी चेक बोलते हैं इसे, जिसमें पेन भी शो होता है। जो आप चाहते हो, क्या अगले 3 सालों में उसको इस बिजनेस के अलावा किसी और चीज़, बिजनेस से या जो आप कर रहे हो उस बिजनेस से पूरा कर सकते हो? अब यहाँ ये उसे फील होगा कि जो मैं कर रहा हूँ उससे तो नहीं हो सकता, उससे तो एक बड़ा घर नहीं बन सकता, उससे तो एक बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती, उससे तो मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते। तो ये रियलाइजेशन जो है, और ये उसको चुभेगी ये बात। डरने वाले, जो लोग डरते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक आदमी को कहा 10 करोड़ रुपए मिलेंगे और वो कहता नहीं नहीं भाई, मैं मरना थोड़ी चाहता हूँ, तो फिर वो डरने वाले। तो उसको क्या कह सकते हैं? मतलब वहाँ पे आप जो सपोर्ट सिस्टम है, जो बलून है, वो कैसे लगाएंगे? डर खत्म करना, मैं हूं ना आपके साथ, ऐसे बोलिए, मैं हूं ना आपके साथ, आपके साथ हमेशा आपके साथ रहने वाला हूं, आपकी सपोर्ट करने वाला हूं, कभी भी कॉल कर सकते हैं मुझे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो थोड़ा सा ये आश्वासन दिया उसे। प्रोस्पेक्ट ईगो वाला अगर है तो उसे कैसे बात करनी है? जैसे होता ना, भैया हम छोटे मोटे काम नहीं करते। आप जैसा इंसान अगर डिसीजन नहीं करेगा तो कौन करेगा? अब आपसे ये बोल सकते हैं, भाई आप जैसे इंसान, इस लेवल पे जो इंसान है, वो अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो कौन लेगा? क्या आपको भी इतनी देर करनी चाहिए? ये एक बहुत ही मतलब हिटिंग बात है, मतलब सीधे हथौड़ा वाली कहानी है ये। लॉस वर्सेस गेन, लॉस दिखाइए। ये बिजनेस स्टार्ट ना करने से सेम इनकम, सेम स्ट्रगल, सेम लाइफ होगी। 5 साल बाद भी आप ज़्यादा है या पैसा नहीं है ही बोलेंगे। आप डिसीजन के लिए रुक रहे हो, मगर लाइफ कभी भी नहीं रुकती। आप सोचिए क्या होगा? पीछे छूट जाओगे, पीछे छूट जाओगे, आप ऐसे बोलिए, क्योंकि लाइफ तो चलती है। एक स्टोरी आप यहाँ बता सकते हैं। एक आदमी ने 20,000 रुपये का मोबाइल लेने में सिर्फ 2 घंटे का डिसीजन, 2 घंटे में डिसीजन ले लिया, मगर 16,000 लेने में उसे 2 महीने से ज़्यादा हो गए, अभी तक डिसीजन नहीं लिया। क्योंकि मोबाइल में एंटरटेनमेंट है, मोबाइल में भाई उसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मगर बिज़नेस में क्या होता है? बिज़नेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेहनत करनी पड़ती है। लोग 16,000 ज़्यादा है इसलिए बिज़नेस ज्वाइन नहीं करते, मना नहीं करते। 16,000 के साथ मेहनत करनी होती है, इसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, इसलिए लोग मेहनत करते हैं। तो ये भी एक चीज़ बता सकते हैं आप उनको कि भाई मुझे लगता है कि आप भी शायद मेहनत करने से, अपनी ज़िंदगी बदलने से, या फिर जिम्मेदारी उठाने से कतरा रहे हैं। देखिए, ज़िंदगी में हम सब जिस तरह से जीते हैं, मगर आप थोड़ा गौर कीजिए तो जंगल में जब एक हिरन सुबह सूरज निकलता है और वो आँख खुलती है, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ सोचता है, आज मुझे कल से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ना है, आज मुझे शेर से, चीते से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ना है, अगर मैं नहीं दौड़ा तो मैं मारा जाऊंगा। और उधर ही शेर या चीता या टाइगर ये सोच रहा होता है कि आज मुझे हिरन से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ना है, क्योंकि अगर मैं
तेज नहीं दौड़ा तो मैं भूखा रह जाऊंगा और मर जाऊंगा। तो हर किसी को हर दिन सुबह उठ के एक डिसीजन लेना होता है, मतलब अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक डिसीजन हर किसी को ले। तो ये आप बात कह सकते हैं कि साहब आपके सामने भी आज एक टाइम है कि आप एक डिसीजन लेने का कि आप क्या चाहते हैं। जब एक जानवर, हर जानवर जंगल में हर दिन एक डिसीजन लेता है कि उसे आज जिंदा रहना है और उसे भूखा नहीं रहना है, तो हम तो इंसान हैं, हमें क्या करना है, बेहतर ज़िंदगी का डिसीजन लेना है। 16,000 बहुत ज़्यादा है, मेरे पास नहीं है। ये फील फेल्ट फाउंड वाला जो फार्मूला है, यही सब अप्लाई करना है आपको। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं पहली बार ये बिज़नेस सुना था तो मेरे दिमाग में भी यही सवाल आया था, 16,000 ज़्यादा है, अब इसको एक्सप्लेन करना है, अच्छे से समझना है। लेकिन फिर मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, और वही सवाल आज मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। क्या 16,000 महंगा है, या हमारी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है? मान लो अगर आज कोई कार जिसकी शोरूम कॉस्ट 12 लाख रुपए है, वो अगर सिर्फ 1 लाख रुपए में मिल रही है, तो क्या लेंगे या नहीं लेंगे? बिल्कुल आप लेंगे साहब, पैसे एकदम अरेंज करेंगे, क्योंकि आपको पता है 12 लाख की वैल्यू है और आपको 1 लाख में मिल रही है। यही बात यहाँ है। ये बिजनेस भी 16,000 का से कई गुना ज़्यादा वैल्यू का है। बस ये मिल आपको 16,000 का रहा है, आप इसे देख नहीं पा रहे हैं, और फिर आप उसको फिर दोबारा से चीज़ें दिखाइए। जो कंपैरिजन मैंने दिखाया या जो उसकी वैल्यू है कि कितनी कीमत हो सकती है इसकी, आप एक रेडीमेड बिजनेस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रहे हैं, आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं। इस तरह से आप इसको समझा सकते हैं। 16,000 बचाकर तो नहीं, हाँ, लेकिन 16,000 लगाकर आप अपनी फैमिली के फ्यूचर को बदलने का एक रास्ता जरूर खोल सकते हैं। सच तो यह है कि अपॉर्चुनिटी को मिस करना ज़्यादा बड़ा लॉस है, बजाय कि 16,000 आपके को लग रहा है कि ये लॉस हो रहा है आपका। पैसे नहीं है, फिर मतलब ज़्यादा तो यही बात करेंगे लोग अपने और अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए। मतलब जब आप ये बात बोले, मुझे भी ऐसे ही लगता था, मैंने ऐसे सोचा, मतलब फील फेल्ट फाउंड वाला जो फॉर्मूला है, सिर्फ 1 साल तक गुटखा, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, एक्स्ट्रा पेट्रोल खर्च आदि, जिसकी कीमत 45 रुपये पर डे, क्या आप अपनी फैमिली के लिए इन सब चीज़ों को छोड़ सकते हैं? इसका मतलब है जब ये 45 रुपये पर डे की बात करेंगे तो 1,300 रुपये महीना, सिर्फ ये 1,300 रुपये या हर दिन 45 रुपये से आप अपनी फैमिली की फ्यूचर को बदल सकते हो। 40-50 रुपये पर डे, एक चाय समोसा भी इसमें ठीक से नहीं आता। अगर आप एक ढंग की शॉप में बैठ के, एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठ के चाय समोसा खाएं तो उसकी भी प्राइस ज़्यादा होगी इससे। कोई पूछे कि फैमिली, मेरा पति, मेरा हस्बैंड ये नहीं मानेगा, इसका क्या जवाब है? फैमिली को तब बताइए जब पैसा रिकवर हो जाए, इसका एक तो ये जवाब हो सकता है। या आप कह सकते हैं फैमिली को तब बताइए जब आप गोवा टूर क्वालिफाई कर लें, तो आपको वैल्यू क्लियर हो गई, और उनको बाद में समझा सकते हैं आप। और आप फिर एक सवाल पूछिए आप उनसे, आप खुद क्या फील कर रहे हैं? सीधे सवाल कीजिए। फैमिली, पति, हस्बैंड, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, उनको आप बाद में बता सकते हैं, मगर आप खुद क्या फील कर रहे हैं? तो जब वो बोलेगा नहीं मुझे तो सही लग रहा, फिर आप आगे बढ़िए, है ना। तो आगे कैसे बढ़ना है उसको आगे हम देखेंगे। ये 6 प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर आपकी क्लोजिंग टिकी है किसी प्रॉस्पेक्ट को इमीडिएट ज्वाइनिंग कराने में। एक पहली चीज़ है ट्रस्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो क्लोजिंग हो जाती है। ट्रस्ट डेवलपमेंट कैसे होता है? ट्रस्ट डेवलपमेंट मतलब क्लोजिंग डन, इसके बिना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ट्रस्ट डेवलपमेंट के क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसको हम देखेंगे। दूसरी चीज़ है रैपो बिल्ड करना, मतलब एक व्यक्ति जिसको आपने टाइम ले लिया
जिससे आपने प्लान दिखाने जा रहे हो, या आपकी डाउनलाइन ने टाइम लिया और आपको वो लेके प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो क्या होता है, एक बैरियर होता है, एक ऐसी चीज़ होती है कि वो सुनने को तैयार नहीं, उसने टाइम तो दे दिया बट वो ऐसे बैठा होता है, वो खुलने को तैयार नहीं होता है। तो सबसे पहला काम है कि रेपो बिल्ड करना, इसको बोलते हैं आइस ब्रेकिंग। अब आइस ब्रेकिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका बहुत ही कमाल का जवाब होता है, मतलब वो अभी हम देखेंगे उसको आगे। तो तालमेल बनाना, आपसे संबंध स्थापित करना और उसको इजी करना, मतलब वो आपसे बात करने के लिए तैयार हो जाए। तो आप अपनी कुछ स्टोरीज बता सकते हैं यहाँ पे, प्रोस्पेक्ट की, प्रोडक्ट किसने यूज़ किया, कोई व्यक्ति था जिसने बिज़नेस शुरू किया और आज वो कितना बढ़िया कर रहा है। जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि एक मजदूर लेडी जो मजदूरी करती थी और फिर उसके बाद उसने ये बिज़नेस शुरू किया, बड़ी मुश्किल से कहीं से 16,000 रुपये इकट्ठे किए और आज उसके पास एक कार है, वो कार चलाती है, उसकी फैमिली की ज़िंदगी बदल गई, उसने अपनी ज़िंदगी बदल ली और आज वो बड़ी बड़ी सेमिनार में अपनी स्टोरी सुनाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि वो आपके साथ थोड़ा सा उसका रेपो बढ़ेगा, रेपो बनेगा। और जब रेपो बिल्डिंग हो जाती है तो तब ये, तो यहाँ स्टोरीज छोटी छोटी कि एक, मैंने एक लेडी थी, उनको बहुत सारे इश्यूज थे, उनको बहुत सारी बीमारियां थी, फिर हमने उनको अपने प्रोडक्ट दिए और जब उन्होंने यूज़ किया तो सबसे पहले तो उनका फ़ोन आया मुझे सुबह ही कि साहब मेरा तो कॉन्स्टिपेशन एक ही दिन में, मतलब कब्ज़ जो है, पहले तो यही उन्होंने कहा। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। फिर एक चीज़ होती है, तीसरी चीज़ है नीड क्रिएशन। अगर ये क्रिएट नहीं कर पाए आप तो फिर आप क्लोजिंग नहीं कर सकते। चौथी चीज़ होती है वर्थ दिखाना, भाई ज़्यादा जो आप दे रहे हो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ आपको हम दे रहे हैं, वो मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल भी बताए। फिर है अर्जेंसी, अभी क्यों लेना है, मतलब हमें तो क्लोजिंग अभी करनी है तो ये भी शो करना है। और छठी चीज़ है एश्योरेंस, मतलब बिल्कुल उसे इतना संतुष्ट कर दीजिए कि भैया तू कूद जा 10वें माले से, तुझे कोई चिंता नहीं है, हम है ना नीचे खड़े हैं, हम तुझे संभाल लेंगे। तो यहाँ फिर वही मैं हूँ ना, ये बहुत कमाल का है, ये शाहरुख खान की मूवी थी मैं हूँ ना, तो यही बोलना है मैं हूँ ना, आप चिंता क्यों करते हैं। और हम लोग बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग बहुत बड़ी टीम है, मेरे सीनियर इतने ज़्यादा हैं, सर आप चिंता मत कीजिए हम संभाल लेंगे। तो ये 6 पॉइंट है। अब इसको हम आहिस्ते आहिस्ते करके इसको पूरी प्रेजेंटेशन में समझेंगे। अगर ये 6 पॉइंट आपने इस्तेमाल कर लिए तो आपकी इमीडिएट क्लोजिंग होगी। तो वो कैसे होती है, प्रॉस्पेक्ट को 100% रेडी करने का तरीका यहाँ से शुरू करते हैं कि किस तरह से उसे दे रहे हैं। तो पहले तो ये है कि भाई उसे प्लान दिखाने का, वो प्लान दिखाने को तैयार हो, सुनने को तैयार हो जाए। और अगर वो प्लान सुनने को तैयार हो गया तो इस समझ लीजिए कि 80-90% बात हो गई और प्लान ही सब कुछ है। और प्लान दिखाने से पहले अगर उसका माइंडसेट बन गया प्लान देखने का, तो इसका मतलब है कि आपने आधे से ज़्यादा काम कर लिया। और प्लान वो मन से देखिए, 2 तरह से प्लान दिखाया जाता है। एक तो ये कि कोई बात नहीं, आप वो मन में है ही नहीं उसके प्लान देखना, मगर वो देख रहा है तो फिर वो आपको, उसका दिमाग तो कहीं और है, मतलब वो पूरा का पूरा यहाँ होना चाहिए। तो इसका एक तरीका है, आप उससे बात कर सकते हैं। मैं आपको आज की मीटिंग का पर्पस समझा देता हूँ कि मैं यहाँ क्यों हूँ, आप यहाँ क्यों हैं। इस पर्पस को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सिर्फ 2 मिनट ध्यान से सुन सकते हो? इसके बाद फिर सवाल कीजिए। जैसे आप ये बोलेंगे कि ध्यान से सुन सकते हो तो बोलेगा हाँ बिल्कुल मैं 2 मिनट मांगे आपने उससे कोई 1 घंटा थोड़ी मांग लिया कि भाई जो मेरी आपके साथ जो मीटिंग है उसका मैं पर्पस आपको पहले समझा दूँ। और क्या आप मुझे 2 मिनट ध्यान से सुन सकते हो? क्योंकि आपको ध्यान से सुनवाना है, सुनवाना नहीं है, ध्यान से सुनवाना, उसका पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए आपके साथ, आपकी बातों में। तो फिर यहाँ से आप बात कर सकते हैं, सर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं? एक सिंपल सवाल। अब ये देखिए, ये क्या है, ये रेपो बिल्ड हो रहा है, क्योंकि बातें होंगी, क्वेश्चन आंसर होंगे तभी बात होगी। तो क्या जवाब देगा? कुछ भी देगा। अब यहाँ पे 10% और 90% के फ़र्क को समझाना है कि देखिए साहब, दुनिया में ना 90% लोग और 10% लोग, ये दोनों अलग अलग हैं। 10% लोग कामयाब हैं, 90% लोग सिर्फ अपना गुजारा कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि हिंदुस्तान में भी लगभग 90% लोग हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये डेटा है कि 90% लोग हैं जो 20,000 या उससे कम में अपना गुजारा करते हैं। और 10% लोग ही वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी शानदार जी रहे हैं, बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इस फ़र्क को पहले तो आप क्लियर कीजिए, है ना। और फिर अगला सवाल क्या करेंगे, आज से 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं? मतलब कोई भी जगह आप
तो आपके पास पहले आपने क्या पूछा उनसे? पहले आपने पूछा आप अपनी ज़िंदगी बदलने को तैयार हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। फिर आपने कहा, बताया कि 10% और 90% क्या होता है, और फिर आपने कहा कि आप 10% में आना चाहते हो, तो क्या बोलेगा? हाँ बोलेगा। आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो साहब? जब वो आपको बताएगा तो उसके अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इसी सीरीज़ में होंगे, और ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको एक तरह से आपको दिमाग में बिठा लेना है, रट लेना है, और या इसकी स्क्रिप्ट्स को याद कर लेना है। तो अगला सवाल क्या होगा? जो काम आप कर रहे हो, जब वो आपने पूछा 5 साल बाद आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं, तो क्या उससे आप अपनी ज़िंदगी में 5 साल में वहाँ पहुँच सकते हैं? तो जवाब बिल्कुल होगा नहीं। तो फिर अगला सवाल क्या होगा? इसके अलावा आपके पास क्या कोई और प्लानिंग है? मतलब आप अपने करंट बिजनेस से, जो वर्तमान आप काम कर रहे हो, उससे तो हो नहीं सकता, तो क्या आप जो 5 साल बाद या कुछ जो हासिल करना चाहते हैं, कोई और प्लानिंग भी है? वो बोलेगा अभी तो कुछ नहीं सोचा है। अगर मैं एक अपॉर्चुनिटी दिखाऊं जिसमें आप अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात कि आप अपना जो बिजनेस कर रहे हो, अपना जो काम कर रहे हो, अपना जो करंट काम जो कर रहे हो, उसको डिस्टर्ब किए बिना आप इसको कर पाएँ, तो क्या आप देखना चाहोगे? अब देखिए आपने कितनी बढ़िया, पहले आपने उससे पूछ लिया कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, उसने अभी सोचा भी नहीं है 5 साल, बट वो 5 साल के सपने हैं उसके। अब आपने जब सवाल पूछा कि मैं आपको ऐसा बिजनेस दिखाऊं जिससे आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपका जो करंट बिजनेस है वो भी, उसमें भी कुछ भी उसको बिना छोड़े, उसको बिना हिलाए, तो क्या आप देखने को तैयार हैं? तो क्या बोलेगा? यस। अब यहाँ से आपका प्रॉस्पेक्ट पूरी तरह से क्या हो गया? कन्विंस हो गया कि भाई अब वो देखने को तैयार है। अब आप उससे आगे बोलिए। देखिए जब आप प्लान दिखा लें, फिर बात हो कि डिसीजन की, फिर आप एक बात बोलिए। देखिए कामयाब और असफल दो ही तरह के लोग होते हैं। कामयाब लोगों और असफल लोगों में एक ही फ़र्क होता है कि वो सही समय पे सही डिसीजन लेते हैं। नाकामयाब लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटी आती है, मौके आते हैं, मगर बस वो डिसीजन नहीं ले पाते। आप किन में से हैं? सही समय पे डिसीजन लेने वाले, या अब या छोड़ दीजिए, या उसे बोलने दीजिए, सोचने दीजिए। तो ये एकदम इतना हिटिंग क्वेश्चन है जो कमाल है। तो आपको ये समझाना है। देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक कामयाब एक असफल। तो क्या फ़र्क है दोनों में? फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि कामयाब लोग सही समय पे सही डिसीजन लेते हैं और कामयाब हो जाते हैं। नाकामयाब लोग बस सही समय पे डिसीजन नहीं ले पाते। अपॉर्चुनिटी, मौके ज़िंदगी में बहुत सारे उनको मिलते हैं, वो उनको इनकैश नहीं करते, सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये एक चीज़ है जो आपको इमीडिएट आपको क्लोजिंग कराने के लिए उसको तैयार करती है। तो नीड क्रिएशन। अब नीड क्रिएशन कैसे होती है? जब हमने कहा कि अगर नीड ही नहीं है, अगर भूख ही नहीं है, जैसे कि होता यह है कि भाई एक बात बहुत ही कमाल की है। एक बार एक शहर के बहुत अमीर व्यक्ति थे, जिसको हम लाला जी बोला करते थे पहले, सेठ। तो उनको किसी ब्राह्मण पुरोहित ने कहा कि भाई ऐसा करो कि आप भोज, बड़ा जो भोज होता है वो कराइए और ब्राह्मणों को बुलाइए और उनको खाना खिलाइए, तो आपका जो इश्यूज़ हैं, समस्याएं हैं, आपका जो बोलते हैं ना कि भाई सही नहीं चल रहा है टाइम, वो ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने इंतज़ाम किया, सबको बुलाया, और उसमें फिर ब्राह्मण को भी बुलाया, जो पंडित थे सबसे बड़े गांव के, उनको भी बुलाया। अब उनके सामने खाना रखा गया, मगर जब उनसे कहा गया सब खाना शुरू कीजिए, तो उन्होंने कहा वो तो है नहीं। तो बड़ी परेशानी हुई कि भाई वो क्या है। तो उनके पास दौड़े दौड़े गए जो खाना खिलाने वाले थे, उस जो भी कुछ था उनके पास बेस्ट खाने के लिए, वो सारा लेके आ गए। उन्हें लगा कि इनको शायद कुछ और चाहिए, तो वो आए और उन्होंने रख दिया फिर वहाँ पे। और उसके बाद फिर उन्होंने देखा भाई आप शुरू करें। तो जो पंडित जी थे उन्होंने कहा वो तो है नहीं। अब उन्हें बड़ी चिंता हुई कि अब क्या है। तो उन्होंने, क्योंकि अब सेठ जी का तो हुक्म है कि भाई पंडित को खाना तो बहुत अच्छे से खिलाना है, तो उन्होंने वो जो शहर था उनका, उस पूरे शहर में से जो कुछ भी था, जो ऑर्गेनाइज़र था उस भोज का, उस इवेंट का, उसको उसने सारी चीज़ें मंगाई और फिर पंडित जी के सामने रख दी।
पंडित जी ने कहा कि वो तो है नहीं। अब समस्या हो गई। अब समस्या ये हो गई कि भाई अब इतना कुछ है फिर भी क्या करें। तो सेठ जी तक खबर पहुंचाई कि भाई पंडित जी कह रहे हैं कि हमने तो सब कुछ रख दिया उनके पास लाके, पूरे शहर की चीज़ें लाके रख दी, मगर वो कह रहे हैं वो तो है नहीं। तो यहाँ पे लाला जी आए, सेठ जी आए, और उन्होंने कहा प्रभु क्या बात, हमसे क्या गलती हो गई, आपको ऐसी क्या चीज़ है जो चाहिए आप बताइए, मैं कहीं से ही मंगाऊंगा, बट आपको बिना खाने खिलाए तो हम आपको नहीं जाने दे सकते, तो अशुभ हो जाएगा, मेरा पर्पज़ ही पूरा नहीं होगा अगर आपने खाना नहीं खाया। तो उन्होंने कहा भाई मैं खाऊं कैसे, वो तो है नहीं। कहते सर वो बताइए ना क्या। कहते सर भूख ही नहीं है। तो ये जो भूख होती है, ये जो नीड होती है, जो ज़रूरत है, अगर वो है ही नहीं तो कोई लेगा क्या। तो ये पंडित जी को भूख नहीं थी तो वो क्या खाते। और इसी तरह से अगर आपके प्रोस्पेक्ट को नीड ही नहीं है, नीड क्रिएट ही नहीं कर पाए, तो कैसे होगा। तो यहाँ नीड क्रिएशन के कुछ सवाल हैं जिनको आप पूरा कर सकते हैं। गेन और पेन दो चीज़ें होती हैं, या तो कोई गेन की वजह से कुछ मिल रहा है इसलिए कोई आदमी आपको कोई चीज़ लेता है, या कोई पेन दूर हो रहा होता है उसका, कोई उसका दर्द दूर होता है। तो सवाल क्या है, क्या मैं जान सकता हूँ आपका सबसे बड़ा सपना क्या है जिसे आप हासिल करना चाहते हो। दूसरी बात, क्या मैं जान सकता हूँ आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है जिससे आप आज ही ख़त्म करना चाहते हैं। तो आपने दो चीज़ें पूछी, उसकी समस्या और उसका सपना। फिर एक सवाल पूछिए, अब वो जो भी बोलेगा फिर उस पर डिस्कशन करेंगे आप, फिर उससे आप बोलेंगे, फिर वही बोलेंगे कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है, आपने इसकी क्या प्लानिंग की है। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे आप ये सब कर सकते हैं, तो फिर वहीं पे बात आती है। फिर दूसरा क्वेश्चन, यदि अब देखिए ये भी नीड क्रिएशन का सवाल है, क्योंकि कभी आप वो यूज़ करें, कभी ये यूज़ करें, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे और मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं आपके पास कि आज आप बहुत सारा चीज़ यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है, यदि आपको एक जादुई चिराग मिल जाए, मान लेते हैं, और मौका हो कोई तीन चीज़ें पूरी कर हो जाएं, आपकी विशेष, आपकी तीन ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, तीन इच्छाएं पूरी होने की, तो वो तीन ख्वाहिश क्या होंगी साहब, क्या वो आप जादुई चिराग से आप पूछना चाहेंगे। तो वो तीन चीज़ें बताएगा कि मैं अगर मिल जाए तो मैं तीन चीज़ें, तो ये उसकी ज़रूरत है, ये उसकी नीड है। अब उसने तीन नीडें बता दी है, बस यहीं से आपको शुरू करना है। तो जब नीड आपको पता चल जाए, जब आपको बीमारी पता चल जाए, तो इलाज आसान है। डॉक्टर की समस्या क्या होती है, मरीज का इलाज ही कैसे करे, इसलिए वो बहुत सारे टेस्ट कराता रहता है। अब या ये एक टेस्ट है, तो आपको अब पता चल गया, जब उसने कहा कि मैं ये तीन चीज़ें हैं, अब वो कोई भी तीन चीज़ें, तो यहाँ पे एक और चीज़ है, जो तरीका है जिसमें आप इसको हल कर सकते हैं, कि एक आपके पास कार्ड होना चाहिए और उसमें ये 6 चीज़ें आप लिखिए। क्या हो सकता है, तो और आप उसके सामने ये कार्ड अच्छा सा, एक जैसे पोस्ट कार्ड होता था, ऐसा कार्ड बनाइए और उसके सामने रखिए। ड्रीम होम, सपनों का घर, लग्जरी कार, चिल्ड्रन एजुकेशन, कर्ज मुक्त जीवन, मतलब बिना कर्ज के ज़िंदगी, फॉरेन टूर विद फैमिली, या फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम जिसे हम बोलते हैं। तो अब इसमें से इनके सामने रखिए कि सर इनमें से आपको सबसे क्या लगता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब जो भी वो बोले वहाँ से फिर शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसने बता दिया कि उसकी क्या नीड है। अब वो कह सकता है कि मुझे कर्ज जो है, मैं नहीं चाहता कि मैं कर्ज मेरे ऊपर रहे, तो यहाँ से आप बात कीजिए, फिर वहीं से बात शुरू होगी। तो फिर आपको क्या लग रहा है कि आप अपना कर्ज कैसे उतार सकते हैं, क्या जो आप काम कर रहे हैं उससे आपका कर्ज उतर सकता है, या कोई और आपके पास प्लानिंग है। इन 6 में आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। जब आप ये 6 चीज़ें उसके सामने दिखा दें, तो फिर पूछें इन 6 में से सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, जो आप अभी कर रहे हो, क्या उससे इसे पूरा किया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। फिर वही सवाल, अगर मैं आपको इसको हासिल करने के लिए कोई रास्ता दिखाऊं तो क्या आप सुनना चाहेंगे। देखिए कितना बढ़िया, अगर वो इनमें इन्वॉल्व हो जाए तो फिर तो ऐसे ऐसे ज्वाइनिंग होती है। प्रोस्पेक्ट साइकोलॉजिकली, देखिए प्रोस्पेक्ट की साइकोलॉजी एक चीज़ होती है, एक बात को ध्यान से सुनिए। अगर किसी प्रोस्पेक्ट ने आपको 3 बार यस बोल दिया, तो चौथी बार वो आपको ऑटोमेटिकली यस बोल देगा, 5वीं बार भी बोल देगा, 6ठी बार, क्योंकि अब उसके मुंह से यस निकलना शुरू होता है। जब तक तो उसके मुंह से नो निकलता है तो वो हर चीज़ के लिए नो बोलता रहता है। प्रोस्पेक्ट की बड़ी समस्या है। मगर एक बार अगर आपने उससे यस निकलवा लिया, तो अब यहाँ क्या, क्या आप
सवाल सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये उसके साइकोलॉजिकल माइंड को, मतलब उसके माइंड सेट करने के लिए पूछना है। क्या आप स्ट्रांग माइंड सेट वाले व्यक्ति हो, स्ट्रांग माइंड सेट वाले इंसान हो? तो कौन बोलेगा मैं वीक वाला इंसान हूँ? भाई बोलेगा यस, मैं बिल्कुल, मैं तो स्ट्रांग माइंड सेट वाला हूँ। क्या आप अपनी लाइफ चेंज करने के लिए एक्शन लेने को तैयार हो? कौन बोलेगा मैं अपनी ज़िंदगी चेंज नहीं करना चाहता? यस। अगर मैं आपको आपके सपने पूरे करने के लिए आपको कोई रास्ता दिखाऊं, तो क्या आप देखना चाहेंगे? तो बोल रहा है यस, क्योंकि 2 बार यस बोल चुका, तीसरी बार। अब 3 बार यस के बाद चौथा यस, क्या आप मेरे साथ ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तैयार हो? डेफिनेटली वो यस बोलेगा। ये एक अजीब साइकोलॉजी है, और इसके ऊपर लाखों रिसर्च हुई है, 1000 बार रिसर्च, लाखों बार रिसर्च हुई है। यही हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति ने 3 बार यस बोला है तो चौथी बार यस बोलेगा बोलेगा। एक बहुत पहले एक मूवी आई थी, उसमें राजेश खन्ना का एक डायलॉग था, और वो अपनी जो उसकी गर्लफ्रेंड है उससे कह रहा है कि भाई तुम मुझसे प्यार करती हो, वो मना करती रहती है, फिर प्यार बोलता है, कुछ और बोलता है। तो गाना है बागों में बहार है, वो बोलती है हाँ है। फिर बोलता है कलियों में निखार है, वो बोलती है हाँ है। फिर उससे एक और पूछता है कि आज सोमवार है, वो बोलती है हाँ है। तो बोलती तुमको मुझसे प्यार है? तो पहले तो वो मना करती है, फिर आखिर में 3-4 बार ऐसे करके फिर वो बोलती है हाँ मुझे है। मतलब जब आप अब सोचिए कि ये तो सालों पहले पिक्चर आई थी, आराधना शायद ये पिक्चर थी, तो हर जगह पे ये फॉर्मूला है, 3 यस चौथी यस आपको मिलेगी मिलेगी। तो ये है आपका वो ट्रिक, वो तरीके, वो टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से आप ये कर सकते हैं। एक चीज़ है जिसे हम लास्ट ट्राई बोलते हैं, एक कोशिश और। ये बहुत प्यारी स्टोरी है। एक बार हुआ ये कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, और उसे पता चला कि एक जगह है जहाँ पे हीरे हैं, और उस एरिया में बहुत हीरे मिल सकते हैं। तो उसने क्या किया, उसने अपना वो पूरा का पूरा इलाका खरीद लिया, और उसने वहाँ पे बहुत सारे मजदूर ले जाके काम करना शुरू किया, खुदाई करनी शुरू की, हीरो को तलाश करना शुरू किया। अब उस चीज़ में उसका खर्चा होता गया होता गया होता गया, कई महीने लग गए, कई इवन साल लग गए, मगर उसे बहुत छोटे छोटे कुछ चीज़ें मिल रही थी, हीरे कुछ खास नहीं मिले। और जितना कुछ मिला उससे तो उसे कुछ हुआ नहीं, बल्कि और पहले तो उसने अपनी बहुत बड़ी रकम जो है उस इलाके को खरीदने में लगा दी थी, और फिर उसमें जो हीरो को तलाश करने में लगभग वो दिवालिया हो गया। और उसके जो जो एडवाइज़र थे, जो सलाहकार थे, उन्होंने भी कहा कि साहब शायद हमसे गलती हो गई कि हमने ये जगह खरीदी और हम यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई हीरा नहीं है। अब वो भी बड़ा मायूस हुआ, वो भी समझ रहा था, देख रहा था पैसा बचा नहीं है, कुछ भी है, बल्कि अब उसने कर्जा लेके काम कर रहा था वो। अब एक दिन वो सारी रात उसे नींद नहीं आई, वो जल्दी उठा, और जल्दी उठ के वहीं एक नदी थी, नदी किनारे गया, ऐसे ही सुबह सुबह घूम रहा था, तलाश भटक रहा था और सोच रहा था क्या करूं। ऐसे ही वॉक करते करते, पैदल चलते चलते नदी किनारे उसने देखा एक पत्थर, चमकीला पत्थर पड़ा हुआ है, और उसने उठाया तो वो, तो उसने देखा वो तो हीरा है। और वो हीरा बहुत बड़ा तो नहीं था, मगर हीरा था। और उसने वो खट से वो हैरान रह गया कि अरे नहीं, यहाँ पे तो हीरा है। उसने वो हीरा मार्केट में बेचा, और बेचने के बाद उसके जो पैसा मिला, उसने उस पैसे से और मजदूर और मशीनें, और उसने कहा कि नहीं मुझे इसको करना है, यहाँ है हीरा, क्योंकि उसे एक हीरा मिल गया। और उसने बाद जो उसने खुदाई और तेज़ी से बढ़ा दी अपनी, और उसके बाद ये हुआ कि उसे और थोड़ा गहराई में जाके जब उसने देखा, और ज़्यादा उसने जब वो तलाश करने की शुरुआत की, खुदाई करनी शुरू की, तो उसे एक ऐसा नीचे वो एरिया मिला जहाँ हीरे ही हीरे थे। मतलब इतने हीरे थे कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी में गिना जाने लगा। और उसके बाद जब वो उसने वहाँ से वो लेके चला गया, तो वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, और उसने बहुत बड़ी कंपनी बनाई फिर अपनी। तो डायमंड्स की एक कंपनी बनाई, उसके बाद उसने और बहुत सारे काम किए। फिर उसने अचानक से एक काम किया, और उस काम को इंश्योरेंस का काम,
और उसने कहा कि मैं दुनिया के सबसे महंगे इंश्योरेंस करूँगा। और उसने अपने जो ऑफिस था, ऑफिस के पीछे, मतलब अपनी जो मेन उसकी जो ऑफिस कंपनी की जो इसको बोलते हैं ना कि टैगलाइन, उस पे उसने नाम लिखा, एक कोशिश और करो, द लास्ट ट्राई। मतलब गिव अप करने से पहले आप एक आखिरी कोशिश जरूर कर लो। तो आखिरी जो कोशिश होती है वो वहाँ आपको रिजल्ट मिलता है। तो साइकोलॉजी क्या है, पहले ही मान लेना इस बात को कि मैं आज जहाँ जा रहा हूँ, जिसको प्लान दिखाऊंगा, जो मेरा प्रॉस्पेक्ट है, मैं उसे ज्वाइन करके ही आऊँगा। ये सबसे खास बात है ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करने का। तो अगर आप ये डिसाइड करके जा रहे हो कि आज तो मुझे ज्वाइनिंग लेके ही आना है, क्योंकि ये बिलीफ जो है, ये भरोसा जो है, ये आपके बातों में जो वैल्यू डालता है वो सबसे बड़ी बात है। और जो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे होता है, उस कॉन्फिडेंस से उस ट्रस्ट से, उस बिलीफ से लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो खुद को जब ट्रस्ट होता है, जब आप डिसाइड करके जाते हो कि आज कुछ भी हो जाए, आज तो ज्वाइनिंग करके ही आनी है। तो क्लोजिंग में प्रॉस्पेक्ट से पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं, उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप बात करते हो तो वो क्या है, प्लान दिखाने से पहले प्रॉस्पेक्ट को मानसिक रूप से तैयार करना है। अब बिल्कुल ऐसी ही बात करनी है जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा से इसको, क्योंकि हमें अब उसे इमीडिएट क्लोजिंग करनी है, तो सवाल पूछिए, ये समझाइए कि 10% और 90%, 90% लोग में रहना है या आपको 10% लोगों में पहुंचना है। ये बहुत ही कमाल का और बहुत ट्रिकी सवाल है। कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा, वो पहला सवाल ये जवाब आपको देगा, मैं तो 10% में रहना चाहूँगा, अगर आपने उनको ये समझा दिया। तो पहला तो एक चीज़ होती है, इसको आप यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस सवाल को यूज़ करें, क्योंकि कोई भी आदमी उन 90% लोगों में क्यों रहना चाहेगा जो गरीब लोग हैं। हर कोई चाहेगा, भले ही वो आज गरीब है, बट जो गरीब आदमी वो भी नहीं चाहेगा। तो आपका सवाल होना चाहिए कि भाई आप 90% लोगों में ही बने रहना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आप आने वाले दिनों में 10% लोगों में पहुँचे। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करनी है, आपको सबसे बड़ा डाउट किस बात में लग रहा है, यहाँ से उसकी प्रॉब्लम आ जाएगी। देखो, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, मुझे लग रहा है मैं कर ना पाऊँ, मुझे लग रहा है कि मैं समझा ना पाऊँ, मैं मेरे साथ लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, ये सारी बातें हो सकती हैं। तो STP के बाद जब प्लान देख ले वो भाई, तो मेरी एक बात, आप जब आप तैयार हो जाए वो, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे, प्लान में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। बिल्कुल ऐसे ही पूछना है, ये नहीं पूछना कैसा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, या इनकम प्लान अच्छा लगा, या हमारा सपोर्ट सिस्टम अच्छा लगा। तीनों में से कोई एक चीज़, 3 ऑप्शन देंगे, कोई एक जवाब देगा। जवाब क्या होगा, पॉजिटिव, यस बुलवाना है उसे, है ना। फिर डिसीजन, सर एक बात बताइए, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देंगे, या आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। सर डिसीजन अभी लेना होता है, बाद में तो पछताना ही होता है। क्वेश्चन, जितना कमा रहे हो उतना ही कमाते रहना चाहते हो, या इससे ज़्यादा कमाना चाहते हो। और एक और क्वेश्चन, कुछ बड़ा, कुछ नया करना है, ज़िंदगी बदलना चाहते हो या नहीं। और ये बड़ा सिंपल, नॉर्मल लिखना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए। क्या जोई वेलनेस के अलावा भी आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी प्लानिंग है जिससे आप अपना फ्यूचर बदल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली की ज़िंदगी बदल सकते हैं। क्या लगता है आपको, क्या है आपके पास ऐसा कुछ। तो उसका जवाब नहीं होगा। क्या आपकी फैमिली 10% वाली कैटेगरी में किसी और बिजनेस से, किसी और तरीके से आ सकती है। तो क्या करना है, ज्वाइन करना है, या ऐसे ही चलते रहना है, या ऐसे ही इसी पोजीशन पे ज़िंदगी गुजारते रहना है। तो यहाँ आप जैसे ही वो बोलते हैं कि ज्वाइन करना है या ऐसे ही, तो वो बोलेगा नहीं मैं ज्वाइन, तो मतलब मैं ऐसा तो नहीं चाहता कि वैसे ही चलते रहना चाहिए। तो फिर यहाँ से आप उसकी इमीडिएट क्लोजिंग की बात करें। सर जो लोग 16,000 में अटक जाते हैं, वो ज़िंदगी में 16 लाख कभी नहीं बना पाते। तो क्लोजिंग के ये बड़े सिंपल हैं। पहले हम इसको देख लें, फिर हम आगे कुछ बात करेंगे। जैसे फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है फोमो बोलते हैं इसे,
और ये होता है कि किसी चीज़ को खोने का डर। तो आदमी कब ज्वाइन करता है? जब वो किसी चीज़ को खोने का, मतलब अभी क्राइसिस है, जैसे अचानक से बोला गया भाई आज, अभी आपकी गाड़ी में पेट्रोल भले ही हो, फिर ये बोला गया भाई ऐसा है कि एक हफ्ते तक पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो आप इसलिए नहीं पेट्रोल पंप पे पहुंच जाएंगे कि भाई आपको पास पेट्रोल नहीं है, नहीं, कि आपको नहीं मिलेगा। तो आपको लगता है यार अगर नहीं मिला तो अचानक जाएंगे आप। इसी तरह से मैंने पिछली बार भी एग्जांपल दिया था कि गाड़ी कभी भी खरीदने जाओ तो वो हमेशा क्या दिखाते हैं? सर गाड़ी तो नहीं है, सर इसकी तो बहुत डिमांड है, सर ये तो बुकिंग चल रही है। तो क्या है ये? फोमो, मतलब क्राइसिस दिखाना। तो हर कोई व्यक्ति इस बात को चाहता है कि वो कुछ खो ना दे। तो ये कैसे हो सकता है? ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है। जैसे हम वाउचर की मैं बात कर रहा था, फ्री प्रोडक्ट वाउचर, तो फ्री प्रोडक्ट वाउचर के बारे में आप ये बात कह सकते हैं, देखिए 16,000 में तो वैसे आपको 16,000 का तो प्रोडक्ट मिल रहा है, मगर ऑफर सिर्फ आज के लिए है, या बोल सकते हैं कल तक के लिए। ये बोलते आज ही आप यस बोलते हो तो मैं बचा हुआ जो स्लॉट है, अब ये बात है कि भाई आप उसको अभी ज्वाइन कराना है तो ये बोल सकते हो मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने प्लान दिए हैं जो जुड़ने वाले हैं, और मैं मेरे पास एक स्लॉट है कि बाकी लोगों को मैं उसके नीचे लगा दूंगा। अगर आप ऐसा कर सकें तो ये आप यूज़ कर सकते हैं कि भाई आपको ये एक ऐसा स्लॉट मिल रहा है जिसमें आप के नीचे पहले ही बहुत लोग आ जाएंगे, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा और आपकी टीम तैयार हो जाएगी। क्लोजिंग तब होती है जब प्रोस्पेक्ट को खोने का डर हो, तो या तो उस पोजीशन के खोने का डर होगा या उस 16,000 के वाउचर को खोने का डर होगा, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है ट्राई टू क्लोज सेल। पूछिए, चलिए मिलकर शुरू करते हैं, आप रजिस्ट्रेशन के लिए पैन कार्ड देंगे या आप आधार कार्ड देंगे? देखिए आपने एक सवाल पूछा और उसके साथ आपने एक उसे ऑप्शन डाल दिया, पैन कार्ड देंगे या आधार कार्ड देंगे। तो यूज़र आईडी क्या है? यूज़र आईडी किस नाम से बनानी है? आपको अपने नाम से बनानी है या आपकी वाइफ के नाम से बनानी है? तो आईडी का नाम जो हम रखते हैं उसको किस नाम से रखना चाहेंगे? तो ये आप सवाल कर सकते हैं उससे। अब पेमेंट मांगी है, शर्माना नहीं है, हेजिटेट नहीं करना है, क्योंकि बिजनेस है, आपने पैसा, आपने टाइम लगाया है उस पर। पेमेंट कैसे करेंगे? कैश, यूपीआई या कार्ड से? हमेशा ऑप्शन दीजिए, सिर्फ ये नहीं कि सर अच्छा बोलना क्या नहीं है, आप पेमेंट कब करेंगे ये तो कभी भी नहीं बोलना है। मैंने पिछली बार भी बताया था, जब आप बोलते हैं कि आप पेमेंट कब करेंगे, उसका जवाब होगा कभी भी नहीं करूँगा भाई। अगर वो बोले आज नहीं, तो उसका रीज़न पता कीजिए, क्या रीज़न हो सकता है, सवाल कीजिए वो क्या चीज़ है जो आपको आज ज्वाइन करने से रोक रही है। अगर बताइए तो फिर अगर वो बताए कि भाई क्या है, तो फिर आप उससे पूछते हैं क्या इसके अलावा भी कोई और चीज़ है जो आपको रोक रही है। मतलब बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि भाई उसके पास और कोई रीज़न ही ना हो। तो पहले क्या पूछेंगे आप, वो क्या चीज़ है जो आपको आज डिसीजन लेने से रोक रही है, मतलब आज आपको ज्वाइन करने से रोक रही है। तो वो कुछ बताएगा और फिर उसको पूछिए इसके अलावा भी कोई और चीज़ है जो आपको रोक रही है सर। तो जो वो बोले उसे आप लिख लें। उसने कहा पैसे नहीं हैं, मैं शायद इस बिज़नेस के लायक नहीं हूँ, मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता हूँ, जो भी हो सब चीज़ें लिख लीजिए। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाए, अब देखिए जो भी उसने बोला और जो उसने लिखा, आपने लिख लिया, उसने जो बोला 3-4 चीज़ें जो भी, अब उनको अगली बात पूछिए। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाए, हम मिलकर इसे सॉल्व कर लें, तो क्या आज ज्वाइन कर सकते हैं? अब देखिए हम आज की अभी की बात कर रहे हैं, अब हम ये नहीं कह रहे कि कभी। अब आपको उसकी प्रॉब्लम पता चल गई, प्रॉब्लम समझ में आ गई, बीमारी समझ में आ गई, ये यहाँ तक आपने अगर पहुँच गया तो गारंटी है कि अब वो आपको ज्वाइन कर लेगा। मान लो उसका ऑब्जेक्शन है कि अभी पैसे नहीं है, फिर भी तो ये बोल सकता है भाई 16,000 तो नहीं है मेरे पास, तो अब क्या करना है? या तो आप मान लो कि पैसे नहीं है और ज़िंदगी भर गरीब ही बने रहना है। अब ये ईगो हर्ट कर रहे हो आप यहाँ, और ईगो हर्ट कई बार ऐसी होती है कि आदमी कहता है ऐसा थोड़ी है, मैं भी लेके आता हूँ। या तो आप मान लो कि आप को ज़िंदगी भर गरीब बने रहना है, पैसा नहीं है आपके पास। या आज ठान लो कि आज के बाद मैं ये नहीं कहूँगा
कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, या मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा बेटा भी हमेशा गरीबी में पैदा हो, बड़ा हो, या हमेशा गरीब ही रहे। तो क्या करना चाहेंगे? आज आप ठानेंगे, या आज आप ज्वाइन करेंगे, या आप गरीब बने रहेंगे? तो ये बहुत ही इमोशनल, बहुत ही ईगो हर्ट करने वाला क्वेश्चन है। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी फैमिली गरीबी बनी रहे, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो गरीब रहे या वो ऐसा ही बना रहे, है ना। तो आप बोलेंगे, तो क्या करेंगे आप? गरीब बने रहना चाहेंगे या आज ज्वाइन करेंगे? अब उसको कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा। प्रोस्पेक्ट 3 ऑप्शन उसको आपको देने हैं, और वो 3 ऑप्शन क्या हो सकते हैं? आप उसे 16,000 बोल रहे हैं, अगर उसके पास ऑप्शन और होंगे तो फिर वो 16,000 ही चुनेगा, मगर वो आप अपने आप चुनेगा, आप नहीं बता रहे होंगे। जैसे आप उसे बोल सकते हैं प्लान में, देखिए अगर आप 1+3 करते हैं, मतलब आप और आपकी फैमिली की भी आइडिया आज आप लेते हैं, तो आप तो गोवा टूर क्वालिफाई कर ही लोगे, 2,000 का चेक आ जाएगा, और 4 आईडी पे काम करने को मिलेगा। तो इसका मतलब है कि आपकी 4 चेक आपके हर हफ्ते आएंगे। 1+2 ट्राईपॉड जो होता है। तो यहाँ पे पहला है 64,000 की इन्वेस्टमेंट, दूसरा है 48,000 की इन्वेस्टमेंट, और तीसरा है एक ज्वाइनिंग। तो आप 1+3 करेंगे से ज्वाइन करेंगे, या 1+2 से करेंगे, या आप एक सिंगल आईडी से ज्वाइन करेंगे। अब उसके पास 3 ऑप्शन है। अब सबसे छोटा ऑप्शन क्या है? 16,000। अब वो बोलेगा मैं 16,000 से ही ज्वाइन करना चाहूँगा। अब ये उसकी खुद की चॉइस बन जाएगी कि ये उसने बोला है। जब आप ऑप्शन रख देते हो, ऑप्शन में जब कोई आदमी चुनता है, तो ये नहीं होता कि आप उसे ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हो, या आप उसे कह रहे हो कि ये खर्च कर। जब उसने कहा नहीं मैं सिंगल से करूँगा, तो इसका मतलब 16,000 से ठीक है मेरा। तो अब ये उसका खुद का, उसने यस बोला, मतलब ये खुद की उसकी चॉइस है। तो फिर आप पूछिए, तो पेमेंट आप गूगल से करेंगे या कार्ड से करेंगे? तो गूगल पे से, या यूपीआई से, या कार्ड से करेंगे? जैसे ही वो ये बोले कि हाँ मैं तो सिंगल आईडी से शुरू करूँगा, तो एकदम पेमेंट की बात कीजिए। फिर बोलिए ये टॉप स्लॉट जो है ना, ये आपके लिए मैंने रखा हुआ है, और एफपी वाउचर की बात करें कि भाई ये आज ही के लिए है, तो मतलब प्रायोरिटी, मतलब अर्जेंसी पुश करें। देखिए किनारे पर पहुंच, बहुत सारे क्या होते हैं प्रोस्पेक्ट किनारे पे पहुंच जाते हैं, मगर गड़बड़ क्या होती है, हमारे जो लीडर हैं या जो हमारे जो कंसल्टेंट हैं, ये जो लोग हैं आप लोग, उसमें गड़बड़ क्या होती है कि पैसे मांगते हुए थोड़ा शर्मा जाते हैं। तो हमेशा एक पुश कीजिए, थोड़ा सा धक्का दीजिए। कोई भी अपने आप पैसे निकालने को तैयार नहीं होता। वो तैयार भी है फिर भी पैसा नहीं निकाल रहा है, बैठा हुआ है, तो उसे फिर बोलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेमेंट कैसे करेंगे? यूपीआई से, या कार्ड से, या कैश करेंगे? 3 ऑप्शन दीजिए। वो फिर पेमेंट के लिए बोलेगा अभी पैसे नहीं है। अगर वो फिर भी बोले तो क्या करना है? तो जवाब ये है, आप उसे क्या बोलेंगे? जैसे ये सब बेनिफिट आपको मिल जाएं, मैं चाहता हूं कि आप कम से कम आज बुकिंग तो कर ही लें। तो मैं आपकी आईडी लगा देता हूं और आपकी आईडी को बुक कर देता हूं, जिससे कि आपको जो मैंने आपको कहा है कि आपको वाउचर, एफपी फ्री प्रोडक्ट वाउचर आपको मिल जाए, या बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल जाए। और फिर वो उससे आप आधी पेमेंट ले लें, या जो भी पेमेंट वो दे उसे बोले, और फिर दोबारा से फिर पूछिए। वो पेमेंट आप उससे ले लीजिए, और उसके बाद फिर पूछिए तो बाकी पेमेंट आप मुझे कल करेंगे या परसों? फिर पूछिए, तो बोलेगा कल या परसों। तो फिर पूछिए परसों मैं सुबह आ जाऊँ या शाम को आ जाऊँ? तो वो बोलेगा शाम को आ जाओ। शाम को मैं 5 बजे आ जाऊँ या 7 बजे आ जाऊँ? और इस तरह से उस आधी पेमेंट का भी आपने उससे कमिटमेंट करा लिया, और उसके बाद फिर आप की क्लोजिंग ऑन द स्पॉट होती है। लोग अमाउंट नहीं देखते, ध्यान दीजिए, आपके बिलीफ और आपके कॉन्फिडेंस को देखते हैं। अगर लीडर यानी आप कॉन्फिडेंट हैं, हेलो ध्यान दीजिए, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो 16,000 छोटा अमाउंट हो जाएगा। अगर आपको खुद पे भरोसा है तो 16 अमाउंट छोटा हो जाएगा। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप कंफ्यूज हैं, आपको खुद भरोसा नहीं है, तो ये अमाउंट बड़ा हो जाएगा। क्योंकि फीलिंग जो है ना, फीलिंग ट्रांसफ़र होती है। आपके बात करते करते समझ में आ जाएगा कि इस बंदे को खुद ही अभी भरोसा नहीं है,
तो जब आप प्रॉस्पेक्ट के पास जाएं तो पहले ही खुद से इस भरोसे के साथ जाएं, आज तो ज्वाइनिंग करके ही उठना है। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन थी, ये जो पूरी ट्रेनिंग है जो आपने आज देखी, इस ट्रेनिंग का बेनिफिट तभी होने वाला है जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो ये बातें ज़ीरो हैं, कोई मतलब नहीं है। आप इनको हर एक क्वेश्चन को, हर एक कन्वर्सेशन को, हर एक टेक्निक को, हर एक बात को, हर एक स्टोरी को यूज़ करें, समझें। और स्टोरी जो है वो बेसिकली बहुत काम करती हैं डायरेक्ट सेलिंग में, और वो ज्वाइनिंग, इसमें बहुत सारी स्टोरी हैं जो आपको वहाँ बतानी है। जैसे मैंने कहा कि भाई जब आदमी बोल रहा है कि मुझे अभी ज्वाइन नहीं करना है, तब आप ओके स्टोरी बता सकते हैं। या जब उसने कहा कि साहब अभी ज्वाइन नहीं करना, तो आपको छत जो है चू रही थी, फिर उसने 50,000 रुपये लग रहे थे, फिर उसके बाद कितने पैसे लगे, फिर उसके बाद 5 लाख रुपए का खर्चा। तो समय के साथ डिसीजन ना लेना, ये आप समझा सकते हैं क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमने देखा, समझा और जाना। एक स्टोरी जो ये है कि ईगल की, देखिए ये स्टोरी भी आप बता सकते हैं डिसीजन की, कि जब ईगल की उम्र 20-25 साल हो जाती है तो वो बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा हो जाता है तो उसकी जो चोंच है वो मुड़ जाती है, और ऐसी हो जाती है कि वो किसी शिकार को पकड़ नहीं पाता है, या उसके जो नाखून हैं वो इस तरह के हो जाते हैं कि वो अब इस तरह के इतने मुड़ जाते हैं कि वो ग्रिप उसकी बननी बंद हो जाती है, या उसके पंख इतने बड़े हो जाते हैं, मतलब ऐसे हो जाते हैं इस तरह के कि वो बहुत तेज़ नहीं उड़ पाता है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब उसे ये डिसीजन लेना होता है कि क्या करना है। तो बाज अक्सर क्या करता है कि वो पहाड़ों के एक ऐसी कोई जगह पे चला जाता है जहाँ उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, सबसे ऊपर हाइट पे, और वहाँ जाके वो पत्थर से, पहाड़ से अपनी चोंच मार मार के चोंच को तोड़ता है। फिर अपने जो नाखून है, पंजे हैं, उनको भी नोच लेता है, और वो अपने जो पंख हैं उनको भी सारे नोच देता है। और फिर उसको करीब 4-5 महीने लगते हैं, दोबारा से उसके चोंच आती है, दोबारा से उसके नेल्स मतलब क्या पंजे आते हैं, और फिर उसके पंख आते हैं। अब ये डिसीजन कोई आसान नहीं है उसके लिए। ये इतना पेनफुल होता है कि उसे भूखे रहना है, उसे डर है कि कोई उसे मार भी सकता है, और उसे ये डर भी होता है कि जब वो अपने पंख नोच रहा होता है तो बहुत पेनफुल है, जब अपनी चोंच तोड़ रहा है तो वो उसमें भी दर्द है। मगर अगर वो ये डिसीजन नहीं लेगा तो शायद वो अपनी ज़िंदगी को वहीं ख़त्म कर देगा, क्योंकि अब उससे शिकार वैसे भी नहीं होगा। तो या तो वो भूखा मर जाए, बिना शिकार किए मर जाए, या फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन में लेके जाए और अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरे शरीर को ट्रांसफॉर्म करे, और अपने आप को दोबारा से, और जब ये करता है वो, तो नए पंख आते हैं, नए पंजे आते हैं, नई चोंच आती है, और उसके बाद वो अगले 25-30 सालों के लिए अपने आप को एकदम जवान और बिल्कुल नया ईगल, और पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बन के आता है। तो हमेशा ये होता है डिसीजन लेते हुए, आप कह सकते हैं कि डिसीजन, अगर एक परिंदा अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए इतना पेन ले सकता है, तो साहब आपको 16,000 रुपये अपनी आने वाली ज़िंदगी को बदलने के लिए 16,000 रुपये क्या बहुत बड़ी रकम है। तो ये सब डिसीजन मेकिंग स्टोरीज़ हैं जिनको आप बता सकते हैं। तो आज हमने ये इस पूरा जो क्लोजिंग का और इमीडिएट क्लोजिंग का, ऑन स्पॉट क्लोजिंग का, तो कोशिश ये करें जब आप जाएं उस दिन आपकी क्या मानसिकता है प्रॉस्पेक्ट के पास जाते वक्त, उस मानसिकता का बहुत बड़ा रोल है इसमें, कि आप इसलिए जा रहे हो कि भाई आज तो सिर्फ मैं फॉलोअप करने जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, या इसलिए जा रहे हो आज तो मुझे क्लोजिंग करके ही आना है, मतलब मुझे आज तो इसको ज्वाइन करा के ही आना है, आज इससे पेमेंट लेके ही आना है। और जब ये करते हैं आप, तो आप पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। आपके पास कोई उस वक्त, जब अगर वो कोई भी क्वेश्चन कर ले, कोई भी चीज़ पूछ ले, कोई भी बात आपसे मांग ले, कोई भी चीज़, तो उस वक्त आपके पास होना चाहिए, चाहे वो सीनियर या जो आपके बड़े लीडर्स हैं उनकी इनकम प्रूफ हो, या फिर आपके पास टेस्टिमोनियल हो,
या फिर आपके पास ऐसे और दूसरे कंपनी के डॉक्यूमेंट हों। जब ट्रस्ट की बात आए, जब लीगलिटी की बात आए, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और आपके पास अपना भी सब कुछ होना चाहिए, और इस तरह से फिर आप क्लोजिंग कर सकते हैं। तो दिस इज़ द क्लोजिंग। थैंक यू सो मच। मुझे भी मज़ा आया इस ट्रेनिंग के लिए, और आपको तो खैर डेफिनेटली बहुत मज़ा आया ही होगा। तो अनिकेश, सर। अनिकेत साहब, जी क्लियर? सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, सबसे पहले आपका। और मैं पहले तो हमारी पूरे टीम को ये कहना चाहता हूँ कि जरूर एक बार जोरदार तालियां अपनी जगह पे जहाँ पे भी है, सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और सर मैं आपको इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आज का जो हमारा इतना शानदार सा फॉलोअप सेशन रहा है, कि बिजनेस स्ट्रेटेजी ट्रेनिंग बोले या फिर हमारा प्रोस्पेक्टिंग ट्रेनिंग, शानदार सा रहा है। और मजा आ गया शायद सुन के कि बहुत सारे मन में डाउट्स थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पर्सनली फॉलोअप करना तो चाहते हैं बट डर की वजह से कर नहीं पाते हैं, कि मन में डर है, पता नहीं कैसे करूंगा, क्या करूंगा। आज तो आपने शायद बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स भी लिए होंगे, या फिर दोस्तों आपने नोट डाउन किए होंगे सर के सारे पॉइंट्स। और इतने शानदार पॉइंट्स थे कि छोटी छोटी चीजें हैं जो शायद हम लोग कहीं तो गलती कर रहे हैं। बट अगर आज के ट्रेनिंग के बाद मुझे नहीं लगता हम लोग कोई गलती करेंगे। और आज के ट्रेनिंग के बाद ये बात पक्का है कि हम जिसके साथ यहाँ पे जाएंगे 100% हम क्लोजिंग जरूर लाएंगे, और हमारी क्लोजिंग यहाँ से दुगनी होने वाली है, इसका बिल्कुल दोस्तों विश्वास है। तो मैं अनिकेत, फिर जो से एक एक बार, सवाल था कि 16,000 बहुत ज़्यादा है, इसके बाद क्या समझ में आ रहा है? मुझे तो लग रहा है सर सबके सारे वो सवालों के जवाब तो मिल गए आज के सेशन के बाद, कि 16,000 ज्यादा है। मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई सवाल करेगा। 16,000 तो कुछ अब बचा ही नहीं, वो तो इतना छोटा अमाउंट रह गया है कि अब इसके, क्योंकि इसके सामने जो हमने उतने अलग अलग बिजनेस को कंपेयर किया है कि कंपेयर कोई किया छोटे से छोटा बिजनेस भी 16,000 में नहीं हो सकता। हमने इसको नहीं हो डिटेलिंग की सकता है। और सर। अगर हम इसको माइक्रो लेवल पे देखें तो 43 रुपीज़ पर डे का खर्चा है, ये तो सिर्फ सही इन्वेस्टमेंट है। है आपकी। तो ये बहुत तिरालीस बहुत शानदार है। 43 रुपये पर डे की इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब इससे कम क्या है इन्वेस्ट, मतलब समोसा और चाय नहीं आती साहब। नहीं आती है, सही बात है सर। और कई कई शहरों में तो उससे ज्यादा लोग पान खा लेते हैं सर, उतने पैसे का तो। तो यहाँ बहुत आइडिया मिलेंगे, मिले होंगे आज। सर, जी और बिल्कुल मैं सर। आप सबकी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, मैं सर, कि आप इसके बाद अब आगे फील्ड में जाएं और पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे भरोसे के साथ जाएं कि बस अब आपको कोई मना नहीं करेगा। ऑल द सर, सर बेस्ट। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच सर। और दोस्तों हम लोग दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। आज सर ने बताया कि हमारा जो बिजनेस है फॉलोअप या संभावनाओं के खेल है, और फिर धीरे धीरे हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। मेरी तरफ से और हमारे पूरे जोई वेलनेस की तरफ से फिर से सर का धन्यवाद, और हम लोग आगे दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।